नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जरधारी क्लासेस में। दोस्तों, उत्तराखंड हिस्ट्री का आज ये 5वां लेक्चर है और आज हम चर्चा करने वाले हैं पंवार राजवंश के बारे में। इससे पिछले लेक्चर में मैंने आपको चंद राजवंश कंप्लीट कराया था, तो वो लेक्चर दोस्तों आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो पंवार राजवंश में जितने भी शासक हुए हैं उनके बारे में आज हम यहाँ पे चर्चा करने वाले हैं। उन शासकों की नीतियां और इनके शासनकाल में जो भी प्रमुख घटनाएं घटी हैं। साथ साथ दोस्तों इस लेक्चर और अब तक जितने भी लेक्चर हो चुके हैं उत्तराखंड हिस्ट्री के, तो इनके नोट्स का लिंक आपको मिल जाएगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। वहां पर आपको उत्तराखंड संपूर्ण इतिहास के नोट्स मिल जाएंगे। तो लिंक दिया गया है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वहां से आप इन्हें डाउनलोड कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं दोस्तों आज का लेक्चर। अब देखो, जो गढ़वाल का परमार वंश है या जिसको पंवार वंश भी कहा जाता है, इसका संस्थापक किसे माना जाता है? कनकपाल को माना जाता है। अधिकांश जो इतिहासकार हैं जैसे विजयराम रतूड़ी हो गए, एटकिंसन, विलियम्स, इन सभी ने माना है कि कनकपाल ही पंवार वंश का वास्तविक संस्थापक है। जबकि जैसे मानवोदय काव्य हो गया, सभासार ग्रंथ हो गया, रामायण प्रदीप काव्य हो गया, इनमें विवरण मिलता है कि अजय पाल ने क्या की, पंवार वंश की स्थापना की। लेकिन अब देखो, कई इतिहासकारों ने ये यहाँ पे जानकारी हासिल की कि अजय पाल से पहले भी ऐसे कई शासक हो चुके थे पंवार वंश के, जिनके बारे में हमें उल्लेख मिलता है, जानकारी मिलती है। जैसे लक्षण देव है या जिसको लखन देव भी कहा जाता है, उसकी मुद्रा प्राप्त हुई है, वो अजय पाल से पहले का शासक था। तो इसलिए इस बात की यहाँ पे पुष्टि होती है कि अजय पाल से पहले किसी शासक ने गढ़वाल में पंवार वंश की नींव रख दी थी। और वो शासक कौन था दोस्तों? कनकपाल। यानी कनकपाल ने पंवार वंश की नींव रखी गढ़वाल में, इसीलिए कनकपाल को पंवार वंश का संस्थापक कहा जाता है। अब कनकपाल ने पंवार वंश की नींव कब रखी या स्थापना कब की? 888 ईस्वी में। तिथि में ऊपर नीचे हो सकता है क्योंकि अलग अलग इतिहासकारों के इसमें अलग अलग मत रहते हैं, तो आपको तिथि में ज़्यादा ध्यान नहीं देना है, जो इंपॉर्टेंट होगी वो आपको बता दी जाएगी। तो 888 ईस्वी के आसपास कनकपाल ने पंवार वंश की नींव रखी। अब इसने नींव कहाँ रखी थी? तो ये आया था चांदपुर गढ़। अब ये चांदपुर गढ़ था दोस्तों चमोली में। चांदपुर गढ़ कहाँ था? चमोली में। और यहाँ का शासक कौन था उस टाइम? भानु प्रताप। जो ये गढ़ था चमोली का, चांदपुर गढ़, यहाँ का शासक था भानु प्रताप। भानु प्रताप ने क्या किया? भानु प्रताप ने अपनी पुत्री का विवाह करा दिया कनकपाल से, और कनकपाल ने यहाँ पे एक दूसरा किला बनाया। उस किले को कहा गया कौनपुर गढ़। और अभी भी चमोली में चांदपुर गढ़ से अधिक ऊंचाई पर एक किला देखने को मिलता है, जिसको वहां की जनता क्या कहती है, वहां के लोग कहते हैं कि ये क्या है? कौनपुर गढ़ है। और ये गढ़ किसने बनाया है? कनकपाल ने बनाया है। तो इससे इस बात की पुष्टि होती है कि कनकपाल ने जो पंवार वंश की नींव रखी वो कहाँ रखी? चमोली में। चमोली में स्थित है चांदपुर गढ़, और चमोली में ही स्थित है आपका कौनपुर गढ़, जो कि किसका गढ़ माना जाता है? कनकपाल का गढ़ माना जाता है। अब सवाल ये उठता है कि ये कनकपाल आया कहाँ से था? तो कनकपाल आया था गुर्जर प्रदेश से, जो आज का गुजरात हो गया, महाराष्ट्र हो गया। ये क्षेत्र उस समय गुर्जर प्रदेश कहलाता था। कनकपाल इस क्षेत्र से यहाँ पे तीर्थाटन पर आया था। और जो चांदपुर गढ़ का शासक था भानु प्रताप, उसने अपने पुत्री का विवाह कनकपाल से कराया। और इस प्रकार से गढ़वाल में चमोली से यहाँ पे पंवार वंश की नींव पड़ती है। चमोली में यहाँ पे पंवार वंश की स्थापना होती है, जिनकी प्रारंभिक राजधानी कहाँ थी? चांदपुर गढ़ थी। और यहाँ पे कनकपाल ने कौनपुर गढ़ बनाया। इस हिसाब से यहाँ पे, इस प्रकार से यहाँ पे गढ़वाल में पंवार वंश की स्थापना होती है। अब आगे बढ़ेंगे हम, और अब हम चर्चा करेंगे जो इसका 24वां शासक था। क्योंकि इस बीच जो भी शासक हुए, प्रथम शासक तो कनकपाल था, और इस बीच जितने भी शासक हुए उनके बारे में अधिक उल्लेख नहीं मिलता है। तो उल्लेख जिसके बारे में मिलता है हम उसी के बारे में यहाँ पे जानेंगे, क्योंकि जिनके बारे में उल्लेख हमें पता नहीं है उनके बारे में हम कहाँ से जानेंगे। लेकिन अगर आपको उन सभी राजाओं के नाम चाहिए जितने भी राजा हुए हैं पंवार वंश में, चांदपुर गढ़ से लेकर और सीधे टिहरी रियासत तक, अंतिम तक, मानवेंद्र शाह तक, तो जो इसका डिटेल्स वाला पीडीएफ आपको दिया जाएगा, लिंक आपको मिल जाएगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। वहाँ पे आपको इसके डिटेल्स वाले नोट्स प्रोवाइड किए गए हैं। तो वहाँ पे आपको सभी राजाओं के नाम मिल जाएंगे जितने भी राजा हुए हैं पंवार वंश में। अब आगे हम बढ़ते हैं सोनपाल। सोनपाल जो कि पंवार वंश का 24वां शासक था, और इसका जो शासनकाल माना जाता है 1243 से 1250 तक माना जाता है। सोनपाल को सुवर्णपाल के नाम से भी जाना जाता है। कई बार अगर सोनपाल नहीं आता है ऑप्शन में, सुवर्णपाल भी आ सकता है। तो सोनपाल को ही सुवर्णपाल के नाम से भी जाना जाता है।
सोनपाल के समय इंपॉर्टेंट घटना यह है कि खस राजाओं को इसने हराया था और खस राजा इसके अधीन यहाँ पे शासन कर रहे थे। एक और बात मैं आपको बताना यहाँ पे भूल गया, यहाँ पे देखो जब पंवार वंश की यहाँ पे नींव पड़ती है तो इसके आसपास यहाँ पे गढ़वाल में कौन सा वंश शासन कर रहा था, गढ़वाल और कुमाऊं में, उत्तराखंड में मतलब मुख्यतः कौन सा वंश शासन कर रहा था, कत्यूरी वंश शासन कर रहा था। कत्यूरी वंश यानी जो सबसे शक्तिशाली जो राजवंश उस समय था उत्तराखंड में कत्यूरी राजवंश था। तो इसलिए कई इतिहासकार ये मानते हैं कि जब गढ़वाल में पंवार वंश की नींव पड़ी और कुमाऊं में चंद वंश की नींव पड़ी तो शुरुआत में ये चंद वंश भी किसी न किसी राजा के अधीन था और पंवार वंश के जो ये राजा थे ये भी किसी न किसी के अधीन थे। तो अभी ये राजा क्या नहीं है, स्वतंत्र नहीं है, ये किसी न किसी राजा के क्या है, सामंत के रूप में अपना शासन चला रहे हैं। तो इतिहासकार ये मानते हैं कि जो पंवार वंश के जो ये शासक थे ये कत्यूरियों के क्या थे, सामंत थे, कत्यूरियों के अधीन ये शासन कर रहे थे। लेकिन बाद में जब ये और शक्तिशाली हो जाते हैं तो फिर ये कत्यूरियों को हराकर खुद ये स्वतंत्र शासक के रूप में शासन करने लग जाते हैं। अभी आपने देखोगा अभी किसी भी शासक की यहाँ पे क्या है, मुद्राएं प्राप्त नहीं हो रही हैं, तो ये ध्यान रखने वाली बात है। तो सोनपाल जिसके समय यहाँ पे खस राजाओं को इसने हराया था और खस राजा इसके अधीन थे। अब विलियम्स के अनुसार यह माना जाता है कि इसने अपनी जो राजधानी थी वो भिलंग घाटी स्थानांतरित की। देखो जो पंवार वंश था उसकी राजधानी कहाँ थी, चांदपुरगढ़ थी, लेकिन सोनपाल ने अपनी राजधानी कहाँ स्थानांतरित कर दी, भिलंग घाटी स्थानांतरित कर दी। अब इसके बाद ये होता है कि जो इसके जो पुत्र होते हैं, कुछ पुत्र इसके भिलंग घाटी में बस जाते हैं और कुछ की जो राजधानी रहती है वो चांदपुरगढ़ ही रहती है। तो चांदपुरगढ़ से भी एक वंश आगे बढ़ता है, भिलंग घाटी से भी एक वंश आगे बढ़ता है, लेकिन लास्ट में क्या होता है कि लास्ट में फिर वो अंत में कहाँ चले जाते हैं, चांदपुरगढ़ चले जाते हैं। तो कुल मिला के एग्जाम में इस प्रकार से बन सकता है क्वेश्चन कि भिलंग घाटी में अपनी राजधानी किसने स्थानांतरित की, तो वो की सोनपाल या जिसको सुवर्णपाल के नाम से भी जाना जाता है। और इसके पुत्रों ने राजधानी को दो भागों में बांटा, एक राज्य की राजधानी रही भिलंग घाटी और दूसरे राज्य की राजधानी कहाँ रही, चांदपुरगढ़, जहां से स्थापना हुई थी पंवार वंश की। अब जिन राजाओं ने अपने राजधानी भिलंग घाटी रखी वो क्या कहलाए, यहाँ पे सोनवंशी कहलाए, क्योंकि सोनपाल ने अपनी राजधानी भिलंग घाटी स्थानांतरित की थी। तो इसलिए जिन राजाओं ने भिलंग घाटी अपनी राजधानी बनाई वो क्या कहे गए, यहाँ पे सोनवंशी कहलाए गए, क्योंकि भिलंग घाटी में राजधानी स्थानांतरित ये किसने की थी, सोनपाल ने की थी। तो सोनपाल के बारे में इतने तथ्य आपको यहाँ पे ज्ञात होने चाहिए। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे, और आगे जो शासक आता है 28वां शासक है लखनदेव। इसको लसणदेव के नाम से भी जाना जाता है और इसका जो शासन काल माना जाता है दोस्तों 1310 से लेकर 1333 तक। अब देखो लखनदेव पंवार वंश का 28वां शासक था और लखनदेव की एक मुद्रा मिलती है जिसमें इसको लसनदेव कहा गया। अब इस मुद्रा से ये आपके दिमाग में होना चाहिए कि अभी तक जितने भी राजा हुए हैं दो राजाओं का ही उल्लेख मिलता है, कनकपाल का और सोनपाल का, अन्य राजाओं का तो उल्लेख कहीं मिलता ही नहीं है। जिन दो राजाओं का उल्लेख मिलता है उनकी मुद्राएं प्राप्त नहीं होती है, लेकिन यहाँ पे जब लसनदेव की मुद्रा प्राप्त होती है तो इतिहासकार ये मानते हैं कि लसनदेव या लखनदेव ऐसा शासक रहा होगा पंवार वंश में जिसने सर्वप्रथम अपनी मुद्रा चलाई, और अपनी मुद्रा वही शासक चला सकता था जो क्या है, एक स्वतंत्र शासक है। तो अर्थात हम यह भी कह सकते हैं कि लखनदेव अपनी मुद्रा चलाने वाले प्रथम पंवार वंश शासक था, इसलिए इसे पंवार वंश का प्रथम स्वतंत्र शासक भी माना जाता है। तो पंवार वंश का प्रथम स्वतंत्र शासक कौन है दोस्तों, ये था लखनदेव, जिसकी स्वयं की मुद्रा प्राप्त हुई। और इसकी राजधानी कहाँ थी, इसकी राजधानी भी थी भिलंग घाटी। अब हम लसणदेव के बाद बात करेंगे जगतपाल की, लेकिन इससे पहले एक और शासक हुआ 29वां शासक अनंतपाल। ये लसणदेव का उत्तराधिकारी था, उसके बाद ये शासक बना अनंतपाल द्वितीय, यानी ये 29वां शासक था। और इसका एक शिलालेख प्राप्त होता है धारशिला गांव चमोली में 1335 में। ये आपको नोट करना है, 1335 में धारशिला गांव में किसका शिलालेख प्राप्त हुआ, अनंतपाल द्वितीय का, जो कि 29वां शासक था। लसणदेव का ये उत्तराधिकारी था। और पंवार वंश वाले में अनंतपाल द्वितीय को भी सोनवंशी कहा गया है, अर्थात इसकी राजधानी भी कहाँ रही होगी, भिलंग घाटी रही होगी। अब बात करते हैं जगतपाल की। तो जगतपाल पंवार वंश का ये 34वां शासक था और इसका एक ताम्रपत्र मिलता है देवप्रयाग में स्थित है आपका रघुनाथ मंदिर। रघुनाथ मंदिर कहाँ है, देवप्रयाग में स्थित है। वहां पे इसका एक ताम्रपत्र प्राप्त हुआ 1455 का, और इस ताम्रपत्र में इसने खुद को रजवार कहा है। रजवार का मतलब होता है दोस्तों
रजवाड़ उस समय उस राजा को कहा जाता था जो स्वयं में क्या है, प्रभुत्व संपन्न राजा है। तो प्रभुत्व संपन्न राजा रहा होगा जगतपाल, इसलिए इसने देवप्रयाग के रघुनाथ मंदिर से जो इसका ताम्रपत्र 1455 का प्राप्त हुआ है, इसमें उसने अपने को क्या कहा था, रजवाड़ कहा था। अब आगे बढ़ते हैं यहाँ तक जो राजा हुए इनके बारे में ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्ट पूछे नहीं जाते हैं, सिंपल से क्वेश्चन बनते हैं और इनके बारे में ज़्यादा जानकारी भी उपलब्ध नहीं है। अजयपाल, यहाँ से जो भी राजा आएंगे दोस्तों आगे, उनके बारे में काफ़ी डिटेल्स में आपको यहाँ पे बताया जाएगा और इन राजाओं के बारे में ध्यान से आपको सुनना है, ध्यान से आपको पढ़ना है और हर चीज़ नोट करनी है, क्योंकि एग्जाम में आपने देखा होगा जो आयोग है वो कहीं से भी क्वेश्चन पूछ सकता है और काफ़ी डीप क्वेश्चन बन रहे हैं। तो हमारी कोशिश यही रहेगी कि आपको काफ़ी डिटेल्स में यहाँ पे बताया जाएगा और हर चीज़ जो कि एग्जाम के व्यू पॉइंट से इंपॉर्टेंट है वो आपको नोट कराई जाएगी। तो बात करेंगे अजयपाल। अजयपाल जो कि पंवार वंश का शक्तिशाली शासक उसको माना जाता है और इसका जो शासन काल रहा है 1490 से लेकर 1519 तक। जो शासन काल है, जो समय है, उसके बारे में आगे पीछे हो सकता है क्योंकि अलग अलग इतिहासकारों ने अलग अलग यहाँ पे मत दिया है। मतलब किसी ने शासनकाल के बारे में 2-4 वर्ष पीछे कर लिए हैं, किसी ने आगे कर लिए हैं। तो शासनकाल किसी का सामान्यतः पूछा नहीं जाता है, तो उस पर आपने ज़्यादा ध्यान नहीं देना है। लेकिन जो इंपॉर्टेंट फैक्ट होंगे वो कब हुए वो आपको नोट करने चाहिए। तो जो अजयपाल था दोस्तों, ये पंवार वंश का 37वां राजा था और आनंदपाल द्वितीय का ये पुत्र था। अजयपाल को दोस्तों पंवार वंश का सबसे शक्तिशाली शासक भी माना जाता है। क्यों माना जाता है? क्योंकि उस समय गढ़वाल में हुआ करते थे 52 गढ़ और इन 52 गढ़ों पर इनके गढ़पति शासन करते थे। अब अजयपाल ने क्या किया, इन सभी 52 गढ़ों को विजित किया और इन पर अपना एक छत्र शासन करने लग गया। इन 52 गढ़ों में एक इंपॉर्टेंट गढ़ था दोस्तों यहाँ पे, उप्पूगढ़। ये इंपॉर्टेंट इसलिए आपको बता रहा हूँ, उप्पूगढ़। और इस उप्पूगढ़ का जो गढ़पति था वो कौन था? कप्पू चौहान। अब अजयपाल जाता है कप्पू चौहान के पास कि मेरी अधीनता स्वीकार कर ले, क्योंकि जो अन्य गढ़पति थे गढ़वाल के 52 गढ़ हुआ करते, इनके गढ़पतियों ने अधिकांशों ने अजयपाल की अधीनता स्वीकार कर ली थी और जिन्होंने अधीनता स्वीकार नहीं की उनको वहां पे अपनी जान से हाथ धोना पड़ा था। तो कप्पू चौहान ने भी स्पष्ट रूप से मना कर दिया था कि मैं अधीनता अजयपाल की स्वीकार नहीं करूंगा, भले ही मुझे मरना स्वीकार है। तो कप्पू चौहान को मारा था अजयपाल ने और उसके उप्पूगढ़ को भी अपने राज्य में मिला लिया था। तो ऐसे ऐसे वीर बड़ हुए हैं गढ़वाल में, पूरे उत्तराखंड में हुए हैं कप्पू चौहान जैसे, जिन्होंने किसी की अधीनता स्वीकार नहीं की, भले ही उनको युद्ध में मरना स्वीकार था। इन्होंने किसी के सामने सर नहीं झुकाए हैं। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल मिलते हैं, चाहे वो गढ़वाल हो चाहे वो कुमाऊं हो। तो इसलिए यहाँ पे अजयपाल को माना जाता है पंवार वंश का सबसे शक्तिशाली शासक। अजयपाल का जो समकालीन चंद शासक था दोस्तों वो था कीर्तिचंद। शुरुआत में जब अजयपाल शासक बनता है तो अजयपाल का युद्ध होता है कीर्तिचंद के साथ, लेकिन कीर्तिचंद इसको हरा देता है, पराजित कर देता है। तो ऐसा चंद शासक जिसने अजयपाल को युद्ध में पराजित किया था वो था कीर्तिचंद। आगे बढ़ते हैं। अब देखो अजयपाल की जो राजधानी थी, प्रारंभ में इसकी राजधानी थी चांदपुरगढ़, लेकिन कुछ समय बाद ये चांदपुरगढ़ से अपनी राजधानी स्थानांतरित करता है और देवलगढ़ को अपनी राजधानी बनाता है। काफ़ी समय तक देवलगढ़ में ये राजधानी रखता है और फिर देवलगढ़ से ये अपनी राजधानी श्रीनगर गढ़वाल स्थानांतरित करता है। तो ऐसा पंवार शासक, ऐसा गढ़वाल का पंवार शासक जिसने अपनी राजधानी श्रीनगर गढ़वाल बनाई वो था अजयपाल। और पंवार वंश के शासकों की राजधानी काफ़ी लंबे समय तक श्रीनगर गढ़वाल रही, प्रद्युम्न शाह के शासन तक, जब तक यहाँ पे गोरखा शासक आक्रमण नहीं करते हैं। तो श्रीनगर गढ़वाल में राजधानी बनाने वाला पहला शासक, प्रथम शासक अजयपाल। श्रीनगर गढ़वाल में अंतिम शासक जिसकी राजधानी श्रीनगर गढ़वाल थी वो था आपका प्रद्युम्न शाह। और उसके बाद जो सुदर्शन शाह आता है वो टिहरी रियासत में अपनी राजधानी बनाता है। वो तो खैर हम आगे चर्चा करेंगे अभी काफ़ी डिटेल्स में। तो अब देखो जो ये इसने राजधानी स्थानांतरित की ना, इसके बारे में इतिहासकार अलग अलग तिथि देते हैं, जो सन देते हैं। देवलगढ़ में ऐसा माना जाता है कि 1506 में की, जबकि श्रीनगर गढ़वाल में 1517 में इसने अपनी राजधानी स्थानांतरित की होगी। अब जो 1506 और 1517 है इसके बारे में इतिहासकारों की अलग अलग राय हो सकती है, आपको कंफ्यूज नहीं होना है क्योंकि अधिकांशतः इतिहासकारों ने इसे ही सही माना है। तो ये हो गया यहाँ पे अजयपाल की राजधानी स्थानांतरित। और उसके बाद इसने 52 गढ़ों को तो खैर इसने विजित किया था, ये मैंने आपको ऊपर बता दिया है।
इसके बारे में एक इम्पोर्टेंट फैक्ट ये है कि इसके शासनकाल में या अजय पाल ने धूली पाथा पैमाना शुरू किया था। ये धूली पाथा पैमाना क्या होता है? ये एक मापक होता है, अनाज मापने के लिए आज भी गढ़वाल में इसका प्रयोग किया जाता है। तो धूली पाथा पैमाना अजय पाल ने ये शुरू किया था और ये एक मापक या पैमाना होता है दोस्तों। आज भी जो ये पाथा पाथा आपने सुना होगा, गढ़वाल में तो कई जगह देखने को मिलता है। अभी भी गांव में अगर क्या करते हैं कि एक परिवार दूसरे परिवार को यदि अनाज देगा तो वो उसको मापेगा नहीं, वो 2 किलो 3 किलो इस प्रकार से नहीं मापता है, वो पाथे से मापता है। अभी भी कई जगह आपने देखा होगा गढ़वाल में भी पाथों का प्रयोग अभी भी होता है और जो वो पाथा होता है वो 2 किलो के बराबर होता है, 2 केजी के बराबर। तो जिसको भी अनाज देना होता है अभी भी, तो वो इस हिसाब से देता है कि 4 पाथे हमने आपको दे रखे हैं, 6 पाथे हमने आपको दे रखे हैं। या कहीं अगर मंदिर में कोई पूजा हो रही है तो वहाँ पे भी पाथों के माध्यम से दिया जाता है। 2-2 पाथे सबने दे दिए, पूरे गांव वालों ने। तो अभी भी इस पाथे का प्रयोग किया जाता है गढ़वाल में दोस्तों। तो धूली पाथा पैमाना, ये जो पैमाने की जो प्रक्रिया है, प्रोसेस है, ये किसने चलाई थी, ये प्रथा किसने चलाई थी? तो ये अजय पाल ने शुरू की थी और एक पाथा लगभग 2 केजी माप का होता है अभी भी। इस धूली पाथा का उल्लेख मिलता है देवलगढ़ शिलालेख में। देवलगढ़ शिलालेख में धूली पाथा को क्या कहा गया है दोस्तों? अजय पाल की धर्मपाथी कहा गया है। तो एग्जाम में बन सकता है कि धूली पाथा का उल्लेख कौन से शिलालेख में मिलता है? देवलगढ़ शिलालेख में। अब आगे बढ़ते हैं, अब देखते हैं अजय पाल ने कौन कौन से प्रमुख मंदिरों का निर्माण कराया और कौन कौन से मंदिरों का इसने जीर्णोद्धार कराया था। दोस्तों आपको बता दें, इसका डिटेल्स वाला पीडीएफ आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या आपको सर्च करना है jardhariclasses.in, वहां पे जरधारी क्लासेस की ई बुक आपको मिल जाएगी जिसमें आपको उत्तराखंड हिस्ट्री के डिटेल्स नोट्स प्रोवाइड किए गए हैं। तो और इसकी पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी, वहां पे इसके नोट्स भी उसी ई बुक में मिल जाएंगे। तो देखो अजय पाल ने कौन कौन से मंदिरों का निर्माण कराया था। तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि अजय पाल की प्रारंभिक राजधानी तो सभी पंवार वंशों की कहाँ थी? चांदपुरगढ़ थी। चांदपुरगढ़ से अजय पाल अपने राजधानी को ले जाता है देवलगढ़, और देवलगढ़ में ये अपने कुलदेवी राजराजेश्वरी की स्थापना करता है। तो देवलगढ़ में राजराजेश्वरी की स्थापना किसने की? अजय पाल ने की। उसके बाद अजय पाल देवलगढ़ में ही भैरव मंदिर हो गया, सत्यनाथ मंदिर हो गया, गोरजा मंदिर और लक्ष्मी नारायण मंदिर का ये जीर्णोद्धार कराता है देवलगढ़ में। उसके बाद अजय पाल ने श्रीनगर में कालिका देवी मठ का निर्माण कराया। जब इसने श्रीनगर स्थानांतरित की राजधानी देवलगढ़ के बाद, तो श्रीनगर में फिर ये कालिका देवी मठ का इसने निर्माण कराया था अजय पाल ने। अब देखो अजय पाल को दी गई प्रमुख उपाधियां और नाम, ये इंपॉर्टेंट है, यहां से कई बार एग्जाम में क्वेश्चन बनता है। तो गढ़वाल का अशोक किसे कहा जाता है? गढ़वाल का अशोक कहा जाता दोस्तों अजय पाल को। क्यों कहा जाता है? क्यों अजय पाल की तुलना अशोक से की जाती है? जिस प्रकार से सम्राट अशोक ने अंत में क्या किया था? बौद्ध धर्म अपनाया था। उसी प्रकार से जो गढ़वाल का अजय पाल शासक था, ये भी अपने अंत समय में गोरखनाथ पंथ अपनाता है। कौन सा पंथ अपनाता है दोस्तों? गोरखनाथ पंथ। तो जिस प्रकार से अशोक ने वहां पे बौद्ध धर्म अपनाया, अजय पाल ने यहाँ पे गोरखनाथ पंथ अपनाया। तो इसीलिए अजय पाल की तुलना होती है अशोक से, और इसलिए इसको गढ़वाल का अशोक भी कहा जाता है। गोरखनाथ पर एक प्रसिद्ध इतिहासकार ब्रिग्स ने अपनी पुस्तक भी लिखी है, और ब्रिग्स ने कहा है कि जो गोरक्ष पंथियों के 10 सदस्य थे, अजय पाल उनमें से एक था। तो अजय पाल ने अंत में कौन सा धर्म अपनाया था, कौन सा पंथ अपनाया था? गोरखनाथ पंथ अपनाया था। और सावरी ग्रंथ में अजय पाल को आदिनाथ भी कहा जाता है। साथ ही साथ कवि भरत एक प्रमुख कवि हुए हैं, उन्होंने अपनी पुस्तक मानोदय काव्य में, मानोदय काव्य दोस्तों काफी इंपॉर्टेंट पुस्तक है, इसकी रचना किसने की है? कवि भरत ने इसको लिखा है। और मानोदय काव्य से गढ़वाल का जो पंवार वंश है उसके इतिहास के बारे में अनेक जानकारी मिलती है। तो इसी मानोदय काव्य में कवि भरत ने अजय पाल को क्या क्या कहा है? कृष्ण कहा है, कुबेर कहा है, इंद्र कहा है, युधिष्ठिर कहा है और भीम कहा है। तो एग्जाम में कई बार इनमें से कोई भी पूछा जा सकता है कि कवि भरत ने किसकी तुलना कृष्ण से की, या कुबेर से की, या इंद्र से की, या युधिष्ठिर से की, या भीम से की। तो किसकी की? अजय पाल की तुलना की कवि भरत ने। साथ ही साथ अजय पाल के कुछ नाम है। गढ़वाल का नेपोलियन किसको कहा जाता है? अजय पाल को कहा जाता है। गढ़वाल का अशोक किसे कहा जाता है? तो वो भी अजय पाल को कहा जाता है। गढ़वाल का दुर्योधन, ये भी किसको कहा जाता है? अजय पाल को कहा जाता है। और गढ़वाल का विस्मार्क किसको कहा जाता है? तो ये भी दोस्तों अजय पाल को ही कहा जाता है। और गढ़वाल का अशोक किसको कहा जाता है? अजय पाल को कहा जाता है।
तो ये सारे फैक्ट अजय पाल के बारे में आपको नोट करने हैं, क्योंकि एग्जाम की व्यू पॉइंट से इंपॉर्टेंट है। अब एक और प्रथा थी दोस्तों अजय पाल के शासनकाल की, जो फेमस प्रथा है सरोला ब्राह्मण प्रथा। धूलि पाथा पैमाना आपको मैंने बता दिया है ऊपर। सरोला ब्राह्मण प्रथा क्या होती है? एक्चुअली क्या होता है कि उस समय जो अजय पाल के सैनिक थे, कुछ सैनिक उच्च जाति के थे, कुछ सैनिक निम्न जाति के हुआ करते थे। अब ऐसे में क्या होता है कि माना किसी अभियान में सेना चली गई और वहां पे खाने की बड़ी समस्या आ जाती थी, क्योंकि जो उच्च जाति के लोग थे वो चाहते थे कि जो निम्न जाति के लोग ये खाना बना रहे हैं ये हम खा नहीं सकते हैं। और कुल मिला के सेना में क्या है, एक संगठित नहीं हो पा रही थी सेना। तो फिर अजय पाल ने क्या किया, अजय पाल के दरबार में, अब देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, अजय पाल के दरबार में व सेना में विभिन्न वर्णों या विभिन्न जाति के लोग थे। इनमें खान पान एवं भात ग्रहण करने में भेदभाव था। इस भेदभाव के कारण सैन्य अभियानों में शिथिलता देखने को मिलती थी। इस समस्या का समाधान हेतु अजय पाल ने सरोला ब्राह्मण प्रथा की शुरुआत की। सरोला ब्राह्मण प्रथा में उच्च जाति के ब्राह्मणों द्वारा भोजन बनाया जाता था। अब देखो जो ब्राह्मण होते हैं, आज भी ये प्रथा देखने को मिलती है दोस्तों। गढ़वाल में जब शादी समारोह होता है गांव में, तो वहां पे ब्राह्मण खाना बनाते हैं। अब ब्राह्मण खाना इसलिए बनाते हैं क्योंकि वहां पे अगर कोई भी जाति का आ जाता है, किसी भी जाति का, तो ब्राह्मणों के हाथ द्वारा बनाया हुआ जो भात होता है, जो खाना होता है, भोजन होता है, उसको सभी ग्रहण कर लेते हैं, क्योंकि ब्राह्मण पूजनीय माना जाता है। इसीलिए वहां पे गढ़वाल में अभी भी अगर बाराती समारोह होता है, बारात होती है, शादी समारोह होता है, तो वहां पे चावल कौन बनाता है? ब्राह्मण बनाता है। और ये प्रथा किसने शुरू की थी? अजय पाल ने शुरू की थी, जिसको सरोला ब्राह्मण प्रथा कहा गया। और जो ब्राह्मण शादी समारोह में क्या बनाते हैं, भात बनाते हैं या चावल बनाते हैं या भोजन बनाते हैं, उनको सरोला ब्राह्मण भी कहा जाता है। तो सरोला ब्राह्मण प्रथा में उच्च जाति के ब्राह्मणों द्वारा भोजन बनाया जाता और इनके द्वारा बनाए गए भोजन को स्वच्छ माना जाता था। और सभी दरबार में जो भी जितने भी वर्णों के लोग होते, चाहे वो निम्न जाति के थे चाहे वो उच्च जाति के थे, वो भोजन ग्रहण कर लेते थे। तो इस हिसाब से फिर जो सैन्य अभियान होते थे इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आई। तो सरोला ब्राह्मण प्रथा, धूलि पाथा पैमाना, ये किसके शासनकाल में शुरू किए गए या किसने शुरू किए? अजय पाल ने शुरू किए। अब देखो ये यहाँ पे गढ़वाल के 52 गढ़ जो कि उस समय हुआ करते थे और अजय पाल ने इनको विजिट किया। तो 52 के 52 गढ़ यहाँ पे इनके नाम दिए गए हैं। ये आपको पीडीएफ में प्रोवाइड कर दिए जाएंगे, अगर आप इनको देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं। क्योंकि एक बार इनमें से एग्जाम में पूछा गया था कि बताइए कि निम्न में से कौन सा गढ़ गढ़वाल के 52 गढ़ों में नहीं है। इस प्रकार से एक बार एग्जाम में क्वेश्चन बन चुका है। तो एक बार आप इनको देखिए जरूर, और आपको भी पता चल सकेगा कि जहां आप रहते हैं, अगर आप गढ़वाल के निवासी हैं तो आपका संबंध किस गढ़ से है। तो ये वो 52 गढ़ है। इनका पीडीएफ आपको डिटेल्स में मिल जाएगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। आगे बढ़ते हैं। सहजपाल। सहजपाल था दोस्तों पंवार वंश का 42वां शासक, और इसका शासनकाल जो माना जाता है 1547 से 1575 ईस्वी तक माना जाता है। इसके शासनकाल के 5 अभिलेख मिले हैं देवप्रयाग की रघुनाथ मंदिर में। और इसका जो प्रथम अभिलेख प्राप्त हुआ था वो 1548 ईस्वी में प्राप्त हुआ था, और जबकि जो इसका अंतिम अभिलेख था वो था 1573 ईस्वी तक का। और इसका शासनकाल जो रहा वो 1547 से 1575 तक रहा। अब अगर हम इसके शासनकाल में इसका जो समकालीन था चंद शासक, वो कौन था? कल्याण चंद और रुद्रचंद। इनके बारे में आप चंद्रवंश में काफ़ी डिटेल्स में पढ़ चुके हैं, विशेषकर रुद्रचंद के बारे में काफ़ी डिटेल्स में हमने आपको बताया था। तो जो इसका समकालीन था रुद्रचंद और कल्याण चंद। अब देखो रुद्रचंद का समकालीन कौन था? अकबर था। तो इस हिसाब से सहजपाल का समकालीन भी कौन रहा होगा? अकबर ही रहा होगा। और यहाँ से आप देख सकते हैं अकबर भी लगभग 1555 ईस्वी के आसपास राजा बन जाता है, और काफ़ी मतलब कुल मिला के यही शासनकाल है अकबर का भी। तो अकबर का जो सम्राट अकबर है उसका एक मनसबदार था हुसैन खान। हुसैन खान ने क्या किया था? सहजपाल के शासनकाल में जो शिवालिक क्षेत्र है, शिवालिक पहाड़ियां हैं, उन क्षेत्र पर कब्जा किया था, वहां पे लूटपाट की थी। अकबर का ये मनसबदार था हुसैन खान। सहजपाल के शासनकाल में इसने यहाँ पे लूटपाट की थी। सहजपाल को गढ़वाल राजवंशावली में क्या कहा गया है? वीर गुणज सुखद प्रज्ञा कहा गया है। और मानवोदय काव्य में इसको क्या कहा गया दोस्तों? राजनीति चतुर तथा संग्राम में शत्रु को संताप देने वाला कहा गया है। तो एग्जाम में बन सकता है कि मानवोदय काव्य में संग्राम में शत्रु को संताप देने वाला किसको कहा गया है? सहजपाल को कहा गया है। अब हम आगे बढ़ेंगे और आगे बात करते हैं बलभद्र शाह के बारे में।
बलभद्र शाह जिसका शासनकाल रहा 1575 से लेकर 1591 तक। ये था बलभद्र शाह जो था वो पंवार वंश का 43वां शासक था। अब एक बात आपको समझनी होगी, इससे पहले कोई भी शासक ऐसा नहीं है जिसके आगे शाह लगा हुआ होगा। यहाँ पे बलभद्र शाह ऐसा पहला शासक था जिसने अपने आगे क्या लगाया, अपने नाम के आगे शाह लगाए, यानी शाह की उपाधि धारण करने वाला पंवार वंश का प्रथम शासक कौन था? बलभद्र शाह था। और ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आ चुका है कि शाह की उपाधि धारण करने वाला कौन सा पंवार वंश का शासक था प्रथम, तो वो था बलभद्र शाह। बलभद्र शाह को राम शाह भी कहा जाता है, बलराम शाह और बहादुर शाह भी इसी को कहा जाता है। और ये किसका समकालीन था? तो अकबर का ये समकालीन था। अब देखो यहाँ पे एक और ध्यान देने वाली बात यह है कि कई इतिहासकार मानते हैं कि जो बलभद्र शाह को शाह की उपाधि दी वो किसने दी? लोधी वंश ने दी, लोधी वंश के शासकों ने। लेकिन अगर हम इसके शासनकाल की बात करें तो इस समय भारत में लोधी वंश का शासन था ही नहीं, यहाँ पे मुगल वंश का शासन था। और जबकि इसका समकालीन कौन था? वो था अकबर। तो इस हिसाब से क्योंकि दिल्ली सल्तनत उस समय शक्तिशाली हुआ करती थी और जो भी अन्य राजा थे ऐसे वो कहीं ना कहीं इनके अधीन होते थे। अगर इसको शाह की उपाधि किसी दिल्ली सल्तनत के शासक ने दी होगी तो वो इसके शासन काल के हिसाब से अकबर ने दी होगी। तो ये आपको दोस्तों यहाँ पे नोट करना है। लेकिन अगर एग्जाम में, क्योंकि किताबों में कई जगह लोधी वंश लिखा है और आयोग भी कई बार क्या करता है कि सीधे किताबों से उठा देता है, तो वैसे तो उन क्वेश्चन पे ऑब्जेक्शन लगता है, बाद में आयोग उनको हटा देता है। लेकिन आपको दोनों पॉइंट यहाँ पे नोट करने हैं। कुछ इतिहासकारों के अनुसार लोधी वंश है, जो कि बिल्कुल सरासर गलत है उस हिसाब से, क्योंकि शासनकाल के हिसाब से अगर हम इसका शासनकाल देखें, क्योंकि लोधी वंश के शासक इस समय शासन नहीं कर रहे हैं भारत में, तो इसका समकालीन कौन है? अकबर है। या तो अकबर ने इसको ये क्या दिया होगा, शाह की उपाधि इसको दी होगी बलभद्र शाह को। तो बलभद्र शाह जो कि 43वां शासक था, शाह की उपाधि धारण करने वाला ये प्रथम शासक था। अब देखो कवि देवराज हुए, इन्होंने बलभद्र शाह की बहादुरता और युद्ध शैली के कारण इसको कौन सी उपाधि दी? भीमसेन समोबली। भीमसेन समोबली का मतलब होता है भीमसेन के समान बली। तो कवि देवराज ने भीमसेन समोबली की उपाधि किसको दी? बलभद्र शाह को दी, उसकी वीरता और बहादुरता के कारण। अब देखते हैं कि इसने ऐसे कौन से युद्ध लड़े जिसके लिए इसको क्या कहा गया? बहादुर कहा गया है, भीमसेन समोबली कहा गया है। तो इसका एक प्रमुख युद्ध हुआ बधानगढ़ युद्ध। बधानगढ़ युद्ध, बधानगढ़ युद्ध ये किस किस के बीच हुआ? बलभद्र शाह और इसका समकालीन जो चंद शासक था रुद्रचंद। रुद्रचंद के शासनकाल के बारे में जब आपको बताया था उस समय भी इस युद्ध का मैंने वर्णन कर रखा है वहां पे। तो बधानगढ़ युद्ध को एक अन्य नाम से भी जाना जाता है दोस्तों, ग्वालदम युद्ध, क्योंकि ये ग्वालदम के समीप हुआ था। ग्वालदम युद्ध या बधानगढ़ युद्ध इसको आप कह सकते हैं। बलभद्र शाह और रुद्रचंद के बीच में ये हुआ था। इस युद्ध में जो बलभद्र शाह था उसकी मदद किसने की थी? कत्यूर वंशीय राजा सुखलदेव ने बलभद्र शाह की मदद की थी, सुखलदेव ने। ये सुखलदेव कौन था? कत्यूरी शासक था। तो सुखलदेव और बलभद्र शाह जब साथ में आ गए तो इन्होंने क्या किया? रुद्रचंद को पराजित कर लिया। और रुद्रचंद का सेनापति था यहाँ पे एक, उसका नाम था पुरुषपंत। पुरुषपंत। तो रुद्रचंद का सेनापति पुरुषपंत इस युद्ध में मारा जाता है। किस युद्ध में मारा जाता है? बधानगढ़ युद्ध में, या जिसको ग्वालदम युद्ध के नाम से भी जाना जाता है। तो इस युद्ध में बलभद्र शाह ने सुखलदेव की सहायता लेकर रुद्रचंद को पराजित किया था। तो यह बलभद्र शाह द्वारा लड़ा गया एक प्रमुख युद्ध था। अब हम आगे बढ़ते हैं और आगे बात करेंगे मान शाह के बारे में। मान शाह जिसका शासनकाल 1591 से लेकर 1611 तक रहा, और इसके शासनकाल से आप लगा सकते हैं कि इसमें मुगल वंश का शासक कौन था? अकबर था पहले, अकबर। और इसका समकालीन कौन था? जहांगीर भी रहा। अकबर का पुत्र उसके बाद राजा बन जाता है। तो अकबर और जहांगीर इसके क्या थे? समकालीन थे। अगर हम चंद शासक की बात करें तो चंद शासक रुद्रचंद और लक्ष्मी चंद इसका समकालीन था। लक्ष्मी चंद के साथ मान शाह का 8 बार युद्ध भी होता है। चंद्रवंश के जब चंद्रवंश के बारे में आपको बताया था लक्ष्मी चंद के बारे में, तो वहां पे इसके बारे में काफी डिटेल्स में बताया था। खैर यहाँ भी उसका उल्लेख करेंगे। तो देखो मान शाह जिसने स्वयं महाराज राज की उपाधि भी इसने धारण की थी और ये 44वां शासक था। और चंद्रवंश में इसका समकालीन था रुद्रचंद और लक्ष्मीचंद, जबकि मुगल वंश में इसका समकालीन था अकबर और जहांगीर। बहुगुणा वंशावली में मान शाह को क्या कहा गया है? बद्री सावतारेण भी कहा गया है।
किसमें कहा गया है मानसा को बद्री सावतारण की उपाधि को किसमें दी गई है? बहुगुणा वंशावली में दी गई है। देखो यहाँ पे भी लिखा है बादशाह अकबर और जहांगीर इसके समकालीन थे। अब देखो इसका शासनकाल में एक इम्पोर्टेंट जो फैक्ट है वो है भरत कवि। भरत कवि इसका क्या था? राजकवि। और भरत कवि ने मानवोदय काव्य की रचना की है। मानवोदय काव्य की जो रचना की गई है वो किस भाषा में की गई है? तो संस्कृत में की गई है। और मानवोदय काव्य ऐसा काव्य है दोस्तों जिसके कारण पंवार वंश के इतिहास के बारे में बहुत सारे फैक्ट जानने को मिलते हैं, बहुत सारी जानकारी मिलती है मानवोदय काव्य से। तो इस मानवोदय काव्य की रचना किसने की? भरत कवि ने की। और ये भरत कवि किसका राजकवि था? तो मानशाह का राजकवि था। अब मुगल काल में एक अन्य कवि का उल्लेख मिलता है, ज्योतिक राय। यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ ज्योतिक राय क्योंकि अकबर नामा में भी इसका उल्लेख मिलता है और जहांगीर नामा में भी ज्योतिक राय कवि का उल्लेख मिलता है। तो ऐसा माना जाता है कि मुगल शासनकाल में या कुल मिला के मुगल राज दरबार में जो ज्योतिक राय कवि था वो कौन सा कवि था? वो यही भरत कवि था। तो भरत कवि को मुगल दरबार में क्या कहा जाता था? ज्योतिक राय कवि कहा जाता था। और इससे इस बात की पुष्टि होती है कि जो मानशाह था उसके मुगलों से अच्छे संबंध थे। तो भरत कवि को मुगल दरबार में क्या कहा जाता था? ज्योतिक राय कवि कहा जाता था। और ज्योतिक राय का उल्लेख मिलता है अकबरनामा और जहांगीरनामा में। तो भरत कवि किसका राजकवि था? यह था मानशाह का राजकवि। और ब्रिटिश लेखक विलियम फिंच ने अपनी पुस्तक द अर्ली ट्रेवल इन इंडिया में मानशाह का विवरण इन्होंने किया है। ये ब्रिटिश लेखक थे विलियम फिंच। इस पुस्तक में मानशाह का विवरण देखने को मिलता है। अब जीतू बगड़वाल के बारे में आपने सुना होगा। जीतू बगड़वाल की एक प्रसिद्ध लोक गाथा आपने सुनी होगी उत्तराखंड में गढ़वाल में। तो जो जीतू बगड़वाल था इसको भोट का थोकदार किसने नियुक्त किया? इंपॉर्टेंट फैक्ट मैं आपको बता रहा हूँ। ये भी मानशाह के शासनकाल, मानशाह का समकालीन था जीतू बगड़वाल। और जीतू बगड़वाल को इसने भोट का थोकदार नियुक्त किया था। और श्रीनगर में मानपुर नगर किसने बसाया? तो वो भी बसाया था मानशाह ने। अब देखो मानशाह और कुमाऊं नरेश के बीच संघर्ष तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। इसके समकालीन कौन थे? रुद्रचंद और लक्ष्मीचंद। तो इसका जो संघर्ष हुआ वो विशेषतः लक्ष्मीचंद के साथ इसका संघर्ष हुआ। लक्ष्मीचंद और मानशाह के बीच 8 बार युद्ध होता है। 8 युद्ध होते हैं जिसमें 7 युद्ध तो मानशाह जीत जाता है। 7 युद्ध में मानशाह जीत हासिल करता है। लेकिन फिर भी लक्ष्मीचंद लगातार वो आक्रमण करता रहता है, एक के बाद एक, पराजय के बाद अंत में जो 8वां युद्ध होता है उसमें लक्ष्मीचंद को विजय प्राप्त होती है। और इस 8वें युद्ध में गढ़वाल सेनापति था खतर सिंह, वो इस 8वें युद्ध में मार जाता है। और इस खुशी में लक्ष्मीचंद जब कुमाऊं जाता है तो वहां पे वो खतड़वा त्योहार मनाता है। तो ऐसा भी माना जाता है कि जो कुमाऊं में खतड़वा त्योहार मनाया जाता है वो इसी कारण से मनाया जाता है क्योंकि लक्ष्मीचंद जो कि 7 युद्ध हार चुका था और 8वां युद्ध वो जीता मानशाह से। और 8वें युद्ध में उसने मानशाह के सेनापति खतर सिंह को मारा था। इसलिए कुमाऊं में उस युद्ध की खुशी मनाने के लिए कौन सा त्योहार शुरू हुआ था? खतड़वा त्योहार। तो खतड़वा त्योहार कुमाऊं में अभी भी मनाया जाता है। और ऐसा माना जाता है कि इसी दिन से उस खतड़वा त्योहार की शुरुआत हुई थी। तो मानशाह का जो संघर्ष रहा वो किसके साथ रहा? लक्ष्मीचंद के साथ इसका संघर्ष हुआ। 8 बार 8 युद्ध लड़े गए, 7 युद्ध मानशाह जीता था। अब आगे हम बात करेंगे श्याम शाह के बारे में। श्याम शाह के बारे में लगभग दोस्तों इतने से ही लगभग 3 या 4 क्वेश्चन बन चुके हैं एग्जाम में। और एक अभी शायद वीडियो का एग्जाम हुआ था उसमें यह पूछा गया था कि श्रीनगर में शामशाही बागानी का निर्माण किसने कराया? और उसका सही आंसर था श्याम शाह। ये एग्जाम में जो वर्ष 2021 में एग्जाम हुआ उसमें से किसी एक एग्जाम में पूछा गया है। तो कई ऐसे यहाँ पे क्वेश्चन है जो श्याम शाह के बारे में पूछे गए हैं। श्याम शाह का शासनकाल था 1611 से लेकर 1631 तक और ये 45वां शासक था पंवार वंश का। ये किसका पुत्र था? तो मानशाह का पुत्र था। और इसका जो राजगुरु था वो था शंकर गुरु। शंकर गुरु किसका राजगुरु था? श्याम शाह का गुरु था। अब देखो मुगल बादशाह ये किसका समकालीन था? आप इसके शासनकाल से लगा सकते हैं। इसका जो समकालीन था वो था जहांगीर। और जहांगीरनामा में इस बात का उल्लेख मिलता है कि इसने जहांगीर से क्या की थी? भेंट की थी। और 1621 में जहांगीर ने इसको एक घोड़ा और एक हाथी उपहार स्वरूप भेंट किया था। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में एक बार 2-3 साल पहले पूछा गया है।
डायरेक्ट क्वेश्चन यही बना था कि जहांगीर ने किस गढ़वाल शासक को एक घोड़ा और एक हाथी उपहार स्वरूप भेंट किया था। तो वो शासक कौन था दोस्तों, श्याम शाह, या इसको शाम शाह भी कहा जाता है। इसके शासनकाल से आप लगा सकते हैं कि ये जहांगीर का समकालीन था। तो इंपॉर्टेंट फैक्ट है। अब देखो यहाँ पे इसने श्रीनगर में शामशाही बागान का निर्माण किया, ये क्वेश्चन भी एग्जाम में बन चुका है। और 1625 में श्याम शाह के शासनकाल में इसका चाचा कौन था, महिपत शाह। तो महिपत शाह ने क्या किया, 1625 में श्रीनगर में केशवराय मठ का निर्माण कराया। श्रीनगर में केशवराय मठ इंपॉर्टेंट मठ है, इसका निर्माण किसने कराया, महिपत शाह ने कराया। लेकिन किसके शासनकाल में कराया, श्याम शाह के शासनकाल में। तो यहाँ से दो प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। इस प्रकार से प्रश्न बन सकता है कि केशवराय मठ का निर्माण किसके शासनकाल में हुआ। ऑप्शन आ सकता है श्याम शाह, महिपत शाह और दो अन्य देगा। तो कई स्टूडेंट्स महिपत शाह कर देंगे, लेकिन एक्चुअली किसके शासनकाल में हुआ, उस समय शासनकाल किसका है, 1625 में श्याम शाह का है। और बाद में 1631 में महिपत शाह भले ही शासक बन जाता है, लेकिन इसने जो केशवराय मठ का निर्माण कराया था महिपत शाह ने, वो श्याम शाह के शासनकाल में कराया। लेकिन निर्माण किसने कराया, महिपत शाह ने कराया। और ये महिपत शाह कौन था, श्याम शाह का ये चाचा था। श्याम शाह का एक और विवरण मिलता है, शिवनाथ जोशी को इसने सिलसारी ग्राम दान में दिया था। सिलसारी ग्राम की जो भूमि थी वो दान में दी थी शिवनाथ जोशी को, किसने, श्याम शाह ने। तो श्याम शाह के बारे में इंपॉर्टेंट इतने फैक्ट हैं, और इन्हीं फैक्टों से कई बार एग्जाम में 3-4 क्वेश्चन भी बन चुके हैं। महिपत शाह जो कि पंवार वंश का 46वां शासक था, और इसका शासनकाल माना जाता है 1631 से लेकर 1635 तक। अब देखिए किसका समकालीन था मुगल वंश में, इस समय कौन राजा था, तो वो था शाहजहां, मुगल वंश का शासक था। तो शाहजहां का ये समकालीन था। महिपत शाह को उपाधि दी गई है गौरवभंजन की। गौरवभंजन और गौरवभंजक ये दोनों अलग अलग हैं। गौरवभंजन कहा गया है महिपत शाह को, जबकि गौरवभंजक की उपाधि किसको दी गई है, गौरवभंजक ये उपाधि दी गई है माधो सिंह भंडारी को। महिपत शाह का ये सेनापति था माधो सिंह भंडारी, तो माधो सिंह भंडारी को कहा जाता है गौरवभंजक। जबकि गौरवभंजन किसको कहा जाता है, तो वो कहा जाता है दोस्तों महिपत शाह को। महिपत शाह ने 1625 ईस्वी में महिपत शाह ने क्या किया था, श्रीनगर गढ़वाल में केशवराय मठ मंदिर का निर्माण कराया था। लेकिन अगर एग्जाम में इस प्रकार से क्वेश्चन बनता है कि केशवराय मठ जो मंदिर है श्रीनगर में स्थित है, वो मंदिर किसके शासनकाल में उसका निर्माण किया गया, तब वो किसके शासनकाल में होगा दोस्तों, श्याम शाह के शासनकाल में। क्योंकि श्याम शाह का जो शासनकाल है 1611 से लेकर 1631 तक, और केशवराय मठ का जो निर्माण किया गया है वो 1625 में किया गया है। लेकिन निर्माण भले ही महिपत शाह ने कराया, लेकिन उस समय शासक कौन था, उस समय था श्याम शाह शासक। और श्याम शाह का चाचा है महिपत शाह। श्याम शाह की मृत्यु के बाद शासक कौन बनता है, महिपत शाह। तो महिपत शाह ने भले ही केशवराय मठ मंदिर का निर्माण कराया था 1625 में, लेकिन उस समय शासनकाल किसका था, किसका, कौन राजा था उस समय, वो था महाराजा श्याम शाह। तो इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। महिपत शाह के 3 प्रमुख सेनापति थे, कौन कौन थे, माधो सिंह भंडारी, लोधी रिखोला और बनवाड़ी दास। अब एक एक कर इनके बारे में जानते हैं। देखो जो माधो सिंह भंडारी है, इनका एक रजत अभिलेख मिलता है रघुनाथ मंदिर में। रघुनाथ मंदिर कहाँ है, तो यह है आपका देवप्रयाग में। रघुनाथ मंदिर देवप्रयाग में स्थित है, और इस रघुनाथ मंदिर में माधो सिंह भंडारी का एक रजत अभिलेख मिलता है, जहां पर माधो सिंह भंडारी के द्वितीय पुत्र गजय सिंह का नाम उल्लेखित है। गजय सिंह, और गजय सिंह की पत्नी थी मथुरा बोरानी, यानी माधो सिंह भंडारी की पुत्र वधु मथुरा बोरानी। और माधो सिंह भंडारी के पौत्र अमर सिंह, इन तीनों का नाम मिलता है इस रघुनाथ मंदिर, जो ये रजत अभिलेख मिला है माधो सिंह भंडारी का। तो एग्जाम में पूछा जा सकता है कि रघुनाथ मंदिर में जो माधो सिंह भंडारी का अभिलेख मिला है, वहां पे उसके पुत्र का नाम क्या उल्लेखित है, गजय सिंह। पुत्रवधु का नाम है मथुरा बोराड़ी, और पौत्र का नाम है अमर सिंह। साथ ही साथ आप सभी जानते हैं मलेथा में जो मलेथा गुल का निर्माण कराया, वो किसने कराया, माधो सिंह भंडारी ने ही कराया है। और माधो सिंह भंडारी को क्या कहा जाता है, तो गर्वभंजक कहा जाता है माधो सिंह भंडारी को। जबकि गर्वभंजन किसको कहा जाता है, महिपत शाह को कहा जाता है, जो राजा था। और गर्वभंजन जो महिपत शाह था, उसका सेनापति कौन था, माधो सिंह भंडारी, जिसको गर्वभंजक कहा जाता है। तो गर्वभंजन और गर्वभंजक में आपको कभी भी कंफ्यूज नहीं करना है। मलेथा की जो कूल है, या गुल आप कह सकते हैं, उसका निर्माण किसने कराया है, तो माधो सिंह भंडारी ने कराया है।
इनके बारे में इतिहास में आप पढ़ते होंगे माधो सिंह भंडारी की, किस प्रकार से इन्होंने वहाँ पे गोल का निर्माण कराया था। और जो इनका रजत अभिलेख मिला तो कौन से मंदिर में मिला? रघुनाथ मंदिर, जो कि देवप्रयाग में स्थित है। माधो सिंह भंडारी ये एक वीर सेनापति थे और इनके बारे में ये इतने वीर थे कि इनके संबंध में एक छंद भी प्रसिद्ध है। एक सिंह रेंदा बण, एक सिंह रेंदा गाड़ और एक सिंह माधो सिंह और सिंह काहे का। तो मतलब इनको भी शेर की उपाधि दी गई है, सिंह की उपाधि दी गई है माधो सिंह भंडारी को। एक वीर सेनापति थे, इसलिए इनके बारे में ये छंद यहाँ पे प्रचलित देखने को मिलता है। माधो सिंह भंडारी के बारे में एक और उल्लेख भी है। 1640 में क्या हुआ था, जो रानी कर्णावती है। अब देखो रानी कर्णावती कौन है, इनके बारे में अभी आगे आपको बताया जाएगा, लेकिन अभी आपको ये ध्यान रखना है कि महिपत शाह की पत्नी है रानी कर्णावती, जिनको रानी के नाम से भी जाना जाता है। तो 1640 का एक ताम्र पत्र प्राप्त होता है रानी कर्णावती का। रानी कर्णावती जी ने क्या किया था, चमोली जिले के हाट ग्राम में, चमोली जिले के हाट ग्राम में इन्होंने माधो सिंह भंडारी को साक्षी बनाकर हटवाल नामक ब्राह्मण को भूमि दान की थी। तो 1640 का ये ताम्रपत्र मिलता है। और ये भी माना जाता है कि जब महिपत शाह का तिब्बत अभियान चल रहा था, तिब्बत पे आक्रमण किया था महिपत शाह ने, तो बुशहर नामक युद्ध पर माधो सिंह भंडारी 1640 में इनकी मृत्यु हो जाती है। तो जो तिब्बत आक्रमण था उसमें इनकी मृत्यु हो जाती है। अब देखो जो दूसरे सेनापति है लोधी रिखोला, इनके बारे में जान लेते हैं। तो इनके समय महिपत शाह के समय क्या हुआ था कि दापा पर इन्होंने आक्रमण किया था। गढ़वाल के उत्तरी क्षेत्र में था दापागढ़ और वहाँ पे महिपत शाह ने आक्रमण किया था। तो उसमें बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी लोधी रिखोला ने। उसके बाद लोधी रिखोला ने क्या किया था, इसकी बहादुरी के कारण महिपत शाह ने इसको दक्षिणी सीमा का भार सौंपा था। और उसके बाद महिपत शाह ने लोधी रिखोला के नेतृत्व में ही सिरमौर, हिमाचल प्रदेश में है सिरमौर, वहां पर अधिकार किया था। महिपत शाह ने सिरमौर पर अधिकार किया था, किसके नेतृत्व में? तो लोधी रिखोला के नेतृत्व में। और तीसरा सेनापति था बनवाड़ी दास, जिसके नेतृत्व में महिपत शाह ने कुमाऊं अभियान किया था। अब देखो जब कुमाऊं अभियान चल रहा था महिपत शाह का, तो उस समय कुमाऊं का शासक कौन था, यानी महिपत शाह का जो समकालीन था वो था तिरमल चंद के बारे में मैंने आपको चंदवंश में बता रखा है कि जो तिरमल चंद जब शासक बना उस समय उसके गृह कलेश के कारण इसने कहाँ शरण ली? महिपत शाह के राज दरबार में शरण ली थी। और महिपत शाह की मदद से ही तिरमल चंद चंदवंश का शासक बनता है। लेकिन जैसे ही तिरमल चंद सिंहासन पर आसीन होता है, सिंहासन पर बैठ जाता है, उसके कुछ समय बाद तिरमल चंद महिपत शाह से युद्ध आरंभ कर देता है। और महिपत शाह और तिरमल चंद के बीच कौन सा युद्ध होता है? काकुआ मोर। ये इंपॉर्टेंट युद्ध है दोस्तों, ये आपको नोट करना है। काकुआ मोर युद्ध किस किस के बीच में होता है? महिपत शाह और तिरमल चंद के बीच। और मोलाराम के अनुसार इस काकुआ मोर युद्ध में महिपत शाह और इनके सेनापति बनवाड़ी दास मारे जाते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट, ये आपको नोट करना है। महिपत शाह और उसका सेनापति बनवाड़ी दास किस युद्ध में मारे गए? काकुआ मोर युद्ध में, जो कि गढ़वाल सेना और कुमाऊं सेना के बीच हुआ था। कुमाऊं शासक कौन था इस समय? तो तिरमल चंद था। साथ ही साथ मोलाराम ने महिपत शाह को क्या कहा है, कौन सी उपाधि दी है? महाप्रचंड भुजदंड। ये मैं यहाँ पे लिख रहा हूं, महाप्रचंड भुजदंड। ये किसने कहा है महिपत शाह को? तो ये कहा है मोलाराम ने। और साथ साथ मोलाराम ने यह भी कहा है कि काकुआ मोर युद्ध में महिपत शाह और उनके सेनापति बनवाड़ी दास मारे जाते हैं, जो कि उनका कुमाऊं अभियान चल रहा था। तो ये हो गया महिपत शाह के बारे में जो महत्वपूर्ण तथ्य थे। साथ ही साथ ये भी आपको नोट करना, महिपत शाह ऐसा शासक था जो अपने जितने भी समय तक इसने शासन किया, अधिकांश समय तक ये युद्ध में ही व्यस्त रहा। दापा अभियान किया इसने, सिरमौर हिमाचल प्रदेश जीता, उसके बाद दक्षिण अभियान और साथ ही साथ कुमाऊं अभियान, जिसमें अंत में इसकी मृत्यु हो जाती है। तो अपने जीवन भर जो भी मतलब जब तक भी इसने शासन किया तब तक ये लगातार युद्ध में ही व्यस्त रहा था और अंत में इसकी युद्ध में ही मृत्यु हो जाती है। अब दोस्तों महिपत शाह की जो पत्नी थी रानी कर्णावती, इनके बारे में एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और हाल ही में किसी एक एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है कि करणपुर नामक शहर किसने बसाया था? तो वो बसाया था रानी कर्णावती ने। करणपुर जो कि देहरादून में स्थित है, करणपुर के बारे में आप सभी जानते होंगे देहरादून में।
और कर्णपुर किसने बसाया? तो रानी कर्णावती ने देहरादून में कर्णपुर नामक शहर बसाया था। रानी कर्णावती किसकी पत्नी थी? तो महिपत शाह की पत्नी थी। अब महिपत शाह का तो निधन हो चुका है और अब जो राज्य का भार आ चुका है वो किसके पास आ चुका है? रानी कर्णावती के पास। अब क्या होता है कि जब मुगल शासक कौन था इस समय, मैंने आपको पहले ही बता दिया है, इसका समकालीन मुगल शासक कौन था महिपत शाह का? तो वो था शाहजहां। शाहजहां देखता है कि महिपत शाह तो यहाँ पे इसको मृत्यु प्राप्त हो गई है, महिपत शाह मारा गया है युद्ध में, अब गढ़वाल में कोई ऐसा राजा बचा नहीं है, तो इसलिए मैं गढ़वाल पर आक्रमण कर देता हूं। तो मुगल बादशाह शाहजहां का जो सेनापति था नवाजत खां, नोट करना आपको, नवाजत खां, ये 1635 में क्या करता है? देखो तिथि अलग अलग इतिहासकारों ने अलग अलग दे रखी है, तो अधिकांशतः 1635 ही कहा गया है। तो 1635 में नवाजत खां जो कि शाहजहां का सेनापति था, ये दून घाटी पर हमला कर देता है। अब रानी कर्णावती देखती है तो रानी कर्णावती जाती है और मुगल सैनिकों को बंदी बना देती है और उसके बाद इन सभी मुगल सैनिकों के नाक काटे जाते हैं और मुगल सैनिकों के नाक काटे जाने के कारण इनका नाम क्या पड़ा दोस्तों? नाक कटी रानी, यानी जो नाक काट देती है। तो नाक कटी रानी के नाम से किस रानी को जाना जाता है? रानी कर्णावती को जाना जाता है। साथ ही साथ इन्हें गढ़वाल की दुर्गावती और गढ़वाल की ताराबाई भी कहा जाता है। इंपॉर्टेंट फैक्ट दोस्तों, गढ़वाल की दुर्गावती और गढ़वाल की ताराबाई साथ साथ नाक कटी रानी के नाम से भी रानी कर्णावती को ही जाना जाता है। और ये पंवार शासक महिपत शाह की पत्नी थी। नाक कटी रानी हो गया। और देहरादून में कर्णपुर नामक शहर किसने बसाया था? वो भी रानी कर्णावती ने बसाया था। ये हाल ही में एग्जाम में पूछा गया है, वर्ष 2021 में किसी एग्जाम में ये क्वेश्चन पहले ही बन चुका है। तो इंपॉर्टेंट फैक्ट सारे आपको महिपत शाह के बारे में बता दिए गए हैं। उसके बाद महिपत शाह के बाद जो शासक बनता है, जो राजा बनता है पंवार वंश का, वो था पृथ्वीपति शाह। पृथ्वीपति शाह का शासनकाल माना जाता है 1635 से लेकर 1664 तक। 1640 में इसने कार्यभार संभाला, क्योंकि 1635 में जब महिपत शाह का निधन हो जाता है तो उस समय ये कार्यकारी, मतलब देखो राजगद्दी तो, क्योंकि ये सिर्फ 7 वर्ष का था उस समय, ठीक है, 7 वर्ष की उम्र में ये राजगद्दी पर बैठ जाता है 1635 में। लेकिन अब 7 वर्ष का बच्चा कार्यभार तो संभाल नहीं सकता है, तो इसकी संरक्षिका कौन थी? इसको किसका संरक्षण प्राप्त था? रानी कर्णावती का। तो पृथ्वी शाह को रानी कर्णावती का संरक्षण प्राप्त था। ये यहाँ पे आपको ये फैक्ट आपको ज्ञात होना चाहिए। अब देखो जब ये शासक बनता है, मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि जब महिपत शाह की मृत्यु हो जाती है तो शाहजहां अपने सैनिक को भेजता है, वो नवाजत खां को, वो दून घाटी पर आक्रमण करता है। लेकिन पृथ्वीपति शाह की जो संरक्षिका है रानी कर्णावती, वो मुगल सैनिकों को पकड़कर उनके नाक काट देती है। तो कुल मिला के वो युद्ध शाहजहां ने किसके शासनकाल में दून घाटी पर आक्रमण करवाया था? पृथ्वीपति शाह के शासनकाल में ही। अब देखो यहाँ पे आपको थोड़ा मुगल वंश के बारे में भी समझना होगा। यहाँ से जो इसका शासनकाल है 1635 से लेकर 1664 तक, इस समय मुगल वंश में क्या हो रहा है? शाहजहां इस समय क्या था? शासक था। शाहजहां का पुत्र कौन था? औरंगजेब और दारा शिकोह। तो बड़ा दारा शिकोह था, बनना दारा शिकोह का था, दारा शिकोह को राजा बनना था, यानी शाहजहां किसको चाहता था राजा बनाना? दारा शिकोह को। लेकिन औरंगजेब विद्रोह कर देता है। वो क्या कर देता है? शाहजहां को भी जेल में डाल देता है, दारा शिकोह की वो हत्या कर देता है। अब जो दारा शिकोह का पुत्र था सुलेमान शिकोह, ये डरकर औरंगजेब के डर से ये कहाँ भाग जाता है? गढ़वाल भाग जाता है। और गढ़वाल की जो राजधानी थी श्रीनगर, वहां पे सुलेमान शिकोह को संरक्षण कौन देता है दोस्तों? तो वो देता है पृथ्वीपति शाह। ये एग्जाम में क्वेश्चन बन चुका है कि पृथ्वीपति शाह ने किस मुगल शहजादा को श्रीनगर में संरक्षण दिया था? तो वो था सुलेमान शिकोह। ये एग्जाम में इस प्रकार से भी क्वेश्चन बन सकता है कि सुलेमान शिकोह को किस पंवार राजा ने संरक्षण दिया था? ऑप्शन में दे सकता है महिपत शाह, श्याम शाह, पृथ्वीपति शाह, फतेहपति शाह। तो ये हो जाएगा आपका पृथ्वीपति शाह, जिसने मुगल शहजादा सुलेमान शिकोह को श्रीनगर में संरक्षण दिया था। सुलेमान शिकोह किसका पुत्र था? दारा शिकोह का पुत्र था। और औरंगजेब की डर से ये इधर भाग जाता है। और जो ये सुलेमान शिकोह है, ये गढ़वाल लगभग 1658 के आसपास आया था, क्योंकि इसी समय औरंगजेब ने दारा शिकोह की हत्या की थी और शाहजहां का वो जेल में डाल देता है। अब देखो यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब क्या होता है कि पृथ्वीपति शाह का पुत्र था मेदिनी शाह। अब मेदिनी शाह ने देखा कि मेरे पिता ने औरंगजेब के दुश्मन, यानी औरंगजेब का ये दुश्मनी हो गया था सुलेमान शिकोह, इसको उसने संरक्षण दे दिया। अब औरंगजेब हमसे भी दुश्मनी मोल लेगा, तो इसलिए पृथ्वीपति शाह के पुत्र मेदिनी शाह ने क्या किया? 1660 के आसपास
अपने पिता के ही खिलाफ षड्यंत्र रच दिया और खुद राजगद्दी पर बैठ गया और सुलेमान सिको को किसको सौंप दिया, औरंगजेब को सौंप दिया। अब ये बात बहुत बुरी लग गई किसको, पृथ्वीपति शाह को, क्योंकि उस समय जो राजपूत राजा हुआ करते थे, पूरे भारत की मैं बात कर रहा हूँ, वो शरणागत को, क्योंकि शरणागत उनके लिए शरणागत को उसके दुश्मन पर सौंपना, वो उसको क्या मानते थे, अपना अपमान समझते, शरणागत को शरण देते थे। तो इसलिए पृथ्वीपति शाह को ये बात सही नहीं लगी और पृथ्वीपति शाह ने अपने पुत्र मेदिनी शाह को अपने राज्य से निकाल दिया। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है। तो पृथ्वीपति शाह क्या करता है, मेदिनी शाह को अपने राज्य से निकाल देता है। मेदिनी शाह फिर किसकी शरण में जाता है, औरंगजेब की शरण में चले जाता है, यानी दिल्ली में चले जाता है। और ये भी माना जाता है कि मेदिनी शाह की मृत्यु वहीं दिल्ली में हुई, औरंगजेब के दरबार में। अब आगे बढ़ते हैं। मेदिनी शाह की जो मृत्यु हुई वो लगभग 1669 के आसपास हुई, ऐसा माना जाता है। और कहाँ हुई, औरंगजेब के ही दरबार में। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। लेकिन मेदिनी शाह का पुत्र हो चुका था फतेहपति शाह, इसके बारे में अभी हम आगे पढ़ेंगे। तो यहाँ तक हो गया। अब देखो, पृथ्वीपति शाह ने दिल्ली से आए चित्रकार श्यामदास और हरिदास को आश्रय दिया। ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बन सकता है, इस प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में कि दिल्ली से आए चित्रकार श्यामदास और हरिदास को किसने आश्रय दिया या किसका आश्रय प्राप्त था, तो पृथ्वीपति शाह का इनको आश्रय प्राप्त था। साथ ही साथ पृथ्वीपति शाह ने दून घाटी में पृथ्वीपुर नगर बसाया अपने नाम से। पृथ्वीपुर नगर किसने बसाया, पृथ्वीपति शाह ने। अब देखो, पृथ्वीपति शाह ने अपने पुत्र मेदिनी शाह को तो राज्य से बेदखल कर दिया। अब राजा कौन बनेगा, तो मेदिनी शाह का पुत्र था फतेहपति शाह, यानी पृथ्वीपति शाह किसको शासक बनाता है, अपने पौत्र फतेहपति शाह को राजा बनाता है। कब बनाता है, 1664 के आसपास फतेहपति शाह बन जाता है शासक। अब उस समय ये बालक था, तो इसलिए इस समय इसको किसका संरक्षण प्राप्त होता है, पृथ्वीपति शाह का संरक्षण इसको प्राप्त होता है। लेकिन 1668 में पृथ्वीपति शाह की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं और अब हम किसके बारे में जानेंगे, फतेहपति शाह के बारे में। तो पृथ्वीपति शाह के बारे में जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है वो आपको सारे मैंने बता दिए हैं, और जो भी मैं आपको लगातार आपको यहाँ पे बता रहा हूँ, जो भी एग्जाम के व्यू पॉइंट से इंपॉर्टेंट है। और साथ साथ आपको बताता हूँ डिटेल्स इसके बारे में, जो भी मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ डिटेल्स आपको पीडीएफ में दिया गया है, लिंक आपको मिल जाएगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। जो उत्तराखंड हिस्ट्री की ई बुक है उसमें आपको कंप्लीट उत्तराखंड हिस्ट्री दी गई है दोस्तों, विद एमसीक्यू के साथ। अगर आपको ई बुक पसंद आती है तो कमेंट बॉक्स में उस ई बुक के बारे में अपना रिव्यू भी जरूर बताएं कमेंट बॉक्स में। अब आगे बढ़ते हैं, फतेहपति शाह के बारे में जानते हैं। फतेहपति शाह जो कि पंवार वंश का 49वां शासक था और इसका शासनकाल माना जाता है 1664 से लेकर 1710 तक। फतेहपति शाह मात्र 12 वर्ष की उम्र में राजगद्दी पर बैठ जाते हैं। और कब बैठते हैं, 1664 में। लेकिन 1664 से लेकर 1668 तक इसके संरक्षक के रूप में कार्यभार कौन संभालता है, इसका दादा पृथ्वीपति शाह। लेकिन पृथ्वीपति शाह की मृत्यु हो जाती है दोस्तों 1668 में। उसके बाद फतेहपति शाह की संरक्षिका के रूप में कार्यभार कौन संभालती है, राजमाता कटोची देवी। तो फतेहपति शाह की संरक्षिका कौन थी, राजमाता कटोची देवी। और अगर हम मुगल वंश की बात करें तो फतेहपति शाह का समकालीन कौन सा मुगल बादशाह था, तो वो था औरंगजेब। और फतेहपति शाह को कहा जाता है दोस्तों गढ़वाल का शिवाजी। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, गढ़वाल का शिवाजी किस पंवार शासक को कहा जाता है, पंवार वंश के शासक को कहा जाता है, फतेहपति शाह को कहा जाता है गढ़वाल का शिवाजी। और फतेहपति शाह के शासनकाल को गढ़वाल का स्वर्ण युग के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इसके शासनकाल में इसके राज्य की सीमाओं में अधिक विस्तार हुआ था, काफ़ी इसने अपनी सीमा में विस्तार किया था। तो गढ़वाल का शिवाजी और गढ़वाल का स्वर्ण युग, गढ़वाल का शिवाजी किसे कहा जाता है, फतेहपति शाह को। गढ़वाल का स्वर्ण युग किसके शासनकाल को कहा जाता है, फतेहपति शाह के शासनकाल को। फतेहपति शाह के राज दरबार में प्रमुख कवि हुए थे और उन्होंने कुछ प्रमुख रचनाएं की थी। साथ ही साथ नौ रत्न भी थे फतेहपति शाह के। तो एग्जाम में इस प्रकार से बनता है कि अकबर की भांति किस गढ़वाल शासक के यहाँ 9 रत्न थे, तो वो थे दोस्तों फतेहपति शाह के राज दरबार में थे 9 रत्न। कौन कौन से थे, सुरेशानंद बर्तवाल, खेतराम दसमाणा तीसरे थे, रुद्रदत्त किमोटी चौथे थे, हरिदत्त नोटियाल पांचवें थे दोस्तों, वासवानंद बहुगुणा छठा था, शशिधर डंगवाल सातवां था, सहदेव चंदोला आठवां था, कीर्तिराम कैंथोला और नौवां था, हरिदत्त थपलियाल। तो ये 9 रत्न किसके दरबार में थे, फतेहपति शाह के दरबार में। अब देखो, कवि भी थे इनके दरबार में। राजकवि कौन कौन थे, रतन कवि हो गया, मातीराम, रामचंद्र जटाशंकर,
इनकी कुछ प्रमुख रचनाएं हैं जो एग्जाम में पूछी जाती है। तो रतन कवि ने फतेह प्रकाश की रचना की, जो कि जिसमें फतेह शाह का विवरण मिलता है। मातीराम ने वृंत कौमुदी और छंदसार पिंगल की रचना की, जबकि रामचंद्र ने फतेह शाह यशोवर्मन की रचना की। और जटाशंकर ने, जो कि एक अन्य प्रमुख कवि थे फतेह शाह के शासनकाल में, फतेह शाह कर्ण ग्रंथ, इसकी रचना किसने की? वो की थी जटाशंकर ने। तो ये चार प्रमुख कवि हुए थे फतेहपति शाह के शासनकाल में। साथ ही साथ एक प्रमुख घटना देखने को मिलती है फतेहपति शाह के राज दरबार में, कठेत गर्दी। अब ये कठेत गर्दी क्या होती है, इसको जानते हैं। तो राजमाता कटोची के संरक्षण काल में हरक सिंह कटोच के 5 पुत्रों ने जनता पर अनेक अत्याचार किए। जनता के इस शोषण को कठेत गर्दी कहा जाता है। इसका मतलब समझ गए आप कि देखो, फतेहपति शाह को किसका संरक्षण प्राप्त था? राजमाता कटोची का। अब क्या हुआ था कि राजमाता कटोची का संरक्षण हरक सिंह कटोच को भी प्राप्त था। एक अन्य व्यक्ति थे उस समय राज दरबार में, हरक सिंह कटोच। अब इसने इसका गलत फायदा उठाया। इसने इसका गलत फायदा इस प्रकार से उठाया कि इसके जो 5 पुत्र थे, उन्होंने जनता पर अनेक शोषण किए, और जनता पर किए गए इन अत्याचारों को, इन शोषणों को क्या कहा जाता है? कठेत गर्दी के नाम से जाना जाता है। यानी गुंडागर्दी की किसने? कठेत, जो ये कटोच था, तो इसको क्या कहा जाता है? कठेत गर्दी के नाम से जाना जाता है। तो कठेत गर्दी किसके शासनकाल में हुई थी? फतेहपति शाह के शासनकाल में। अब देखते हैं फतेहपति शाह ने कौन कौन से प्रमुख युद्ध लड़े। एक और चीज दोस्तों यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज कि फतेहपति शाह ने सिख गुरु राम राय को इन्होंने गुरुद्वारा बनाने के लिए देहरादून में 3 गांव दान किए थे। कौन कौन से गांव? खुड़बुड़ा हो गया, राजपुर और चामसारी गांव। ये 3 गांव फतेहपति शाह ने सिख गुरु राम राय को दान किए थे। ये एग्जाम में पूछा जाता है, 3 गांव दान किए थे। इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपको यहाँ पे ये बता दिया गया है। तो किसने किए 3 गांव दान? फतेहपति शाह ने। अब जानते हैं जो प्रमुख युद्ध लड़े हैं फतेहपति शाह ने। पहला युद्ध था सिरमौर का युद्ध। 1685 में ये सिरमौर का युद्ध लड़ा गया था। ये युद्ध लड़ा गया सिरमौर शासक मेदिनी प्रकाश और फतेह शाह के बीच में। ठीक है, तो इसमें जो ये सिरमौर शासक था मेदिनी प्रकाश, इसकी पराजय हो जाती है। उसके बाद होता है दोस्तों भंगाणी का युद्ध। ये भी एग्जाम में पूछा गया है, भंगाणी का युद्ध। ये युद्ध हुआ था 1689 में। भंगाणी का युद्ध ये किस किस के बीच में हुआ था? तो फतेहपति शाह और सिख गुरु गोविंद सिंह के बीच। अब इनके बीच ये युद्ध हुआ क्यों था? क्योंकि जबकि फतेहपति शाह ने तो सिख गुरु राम राय को 3 गांव दान दिए थे, लेकिन गुरु गोविंद सिंह के साथ, ये भी सिख गुरु थे, इनके साथ युद्ध क्यों लड़ना पड़ा था? एक्चुअली हुआ क्या था कि जो मेदिनी प्रकाश था, इसने कुछ गांव दान किए थे, कुछ भूमि दान किए थे दुर्ग बनाने के लिए गुरु गोविंद सिंह को। और वो भूमि जो थी तो वो गढ़वाल सीमा के अंतर्गत आती थी। अब इसलिए फतेहपति शाह यहाँ पे नाराज हो जाता है, और जब फतेहपति शाह इसको हरा देता है तो फिर गुरु गोविंद सिंह फतेहपति शाह के साथ क्या करता है? इन दोनों का आपस में भी आक्रमण, झगड़ा यहाँ पे शुरू हो जाता है, युद्ध हो जाता है। लेकिन इतिहासकार ये मानते हैं कि इनके बीच बाद में संधि हो गई थी। तो भंगाणी का युद्ध 1689 में ये किस किस के बीच में लड़ा गया था? फतेहपति शाह और सिख गुरु गोविंद सिंह के बीच में 1689 में। उसके बाद कुछ अन्य महत्वपूर्ण तथ्य हैं फतेहपति शाह के बारे में। ये साहित्य और कला प्रेमी थे, और साहित्य और कला प्रेमी होंगे भी क्यों नहीं, क्योंकि इनके दरबार में इतने सारे क्या थे? राजकवि हुआ करते थे। रतन कवि हो गया, मातीराम, रामचंद्र, जटाशंकर। साथ ही साथ इतिहासकार ये मानते हैं कि अजयपाल और मानशाह के बाद गढ़वाल का तीसरा सबसे महान राजा हुआ है फतेहपति शाह, और इसीलिए गढ़वाल का स्वर्ण काल इसके शासनकाल को ही कहा जाता है। फतेहपति शाह के शासनकाल को गढ़वाल का स्वर्ण काल भी कहा जाता है। तो ये सारे फैक्ट दोस्तों फतेहपति शाह के बारे में आपको नोट करने हैं। उसके बाद आता है उपेंद्र शाह। उपेंद्र शाह का जो शासन, इसका बहुत कम समय, लगभग 6-7 महीने तक इसका शासनकाल रहा है। उपेंद्र शाह का 1716 में ये राजगद्दी पर बैठ जाता है। फतेहपति शाह का ये ज्येष्ठ पुत्र था, और पंवार वंश का ये 50वां राजा था। ये अल्पकाल के लिए यहाँ पे राजा हुआ। उसके बाद इसकी मृत्यु हो जाती है 22 वर्ष की उम्र में, बग्वाल के दिन, यानी दीपावली के दिन। तो बग्वाल के दिन किस शासक की मृत्यु हुई? उपेंद्र शाह की। उसके बाद एक अन्य शासक हुए उपेंद्र शाह के बाद, दिलीप शाह। ये वैसे माना जाए तो गढ़वाल में ऐसा शासक जिसने सबसे कम समय तक शासन किया, लगभग 2 या 3 माह तक इसने शासन किया था, दिलीप शाह ने। ये उपेंद्र शाह का अनुज था। जब उपेंद्र शाह की मृत्यु हो जाती है तो उसके बाद उसका अनुज दिलीप शाह राजगद्दी पर बैठता है, राज सिंहासन पर बैठता है।
लेकिन मात्र 1 या 2 माह में इसकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। तो दिलीप शाह पंवार वंश का ऐसा शासक था जो सबसे कम समय तक राज सिंहासन पर बैठा। उसके बाद नेक्स्ट जो राजा है वो है प्रदीप शाह। प्रदीप शाह का जो शासनकाल माना जाता है 1717 से लेकर 1773 तक। और प्रदीप शाह ये दिलीप शाह का पुत्र था। अब दिलीप शाह की तो यहाँ पे मृत्यु हो चुकी है, उपेंद्र शाह के बाद दिलीप शाह शासक बना और लगभग 1-2 माह में ही जैसे वो राजा बनता है 1-2 माह के बाद उसकी भी मृत्यु हो जाती है दिलीप शाह की। तो दिलीप शाह का ये पुत्र था प्रदीप शाह। मात्र 5 वर्ष की उम्र में ये पंवार वंश का 42वां शासक बनता है, 42वां राजा। अब 5 वर्ष की उम्र में कोई बच्चा तो राजगद्दी संभाल नहीं पाता, तो इसलिए इसकी संरक्षिका के रूप में किसने कार्यभार संभाला, राजमाता जिया कनक देवी। तो राजमाता जिया कनक देवी ये किसकी संरक्षिका थी दोस्तों, प्रदीप शाह की संरक्षिका थी राजमाता जिया कनक देवी। प्रदीप शाह ने भी सिख गुरुद्वारा निर्माण के लिए 4 गांव दान किए। कौन कौन से गांव, धामूवाला, पंडितवाड़ी, मियांवाला और भूपतवाला, ये 4 गांव किसने दान किए सिख गुरुद्वारा निर्माण के लिए, प्रदीप शाह ने। प्रदीप शाह का सभाकवि था दोस्तों मेघाकर शर्मा। और इस मेघाकर शर्मा ने रामायण प्रदीप काव्य की रचना की है। रामायण प्रदीप काव्य, इस काव्य की रचना किसने की है, मेघाकर शर्मा ने। और ये किसका सभाकवि था, प्रदीप शाह। अब देखो प्रदीप शाह का समकालीन कौन सा चंद शासक था, कल्याण चंद। चंद वंश के बारे में जब मैंने आपको कल्याण चंद के बारे में बताया था उस समय मैंने आपको डिटेल्स में बता रखा है कि प्रदीप शाह और कल्याण चंद के किस प्रकार के संबंध थे। इनके मित्रतावत संबंध थे। और इनके समय, कल्याण चंद के समय क्या होता है कि कुमाऊं पर रोहिला आक्रमण होता है 1743 के आसपास, 1743। तो कुमाऊं पर जब रोहिला आक्रमण होता है तो ये कुमाऊं पर प्रथम रोहिला आक्रमण था। इसमें जो कुमाऊं का चंद शासक था कल्याण चंद, ये घबराकर किसके शरण में चले जाता है, प्रदीप शाह की शरण में चले जाता है। अब प्रदीप शाह इसको अपना संरक्षण देता है, लेकिन फिर क्या करता है कि जो रोहिला थे इन्होंने गढ़वाल पर भी आक्रमण किया और उस युद्ध को जाना जाता है दूनागिरी युद्ध। दूनागिरी युद्ध ये किस किसके बीच हुआ था, तो गढ़वाल और कुमाऊं सेना संयुक्त रूप से लड़ी थी और उधर से रोहिलाओं ने इन पर आक्रमण किया था। लेकिन इस आक्रमण में गढ़वाल और कुमाऊं की संयुक्त सेना इस युद्ध में हार जाती है। अब इनको रोहिलाओं के साथ संधि करनी पड़ती है। तो रोहिला अपने युद्ध क्षति में, रोहिला ये कहते हैं कि हमारे जो युद्ध में क्षति हुई है उसके लिए हमें 3 लाख रुपए चाहिए। तो 3 लाख रुपए जब वो मांगते हैं कल्याण चंद से, तो प्रदीप शाह कल्याण चंद को 3 लाख रुपए उधार देता है और उस हिसाब से फिर इनके बीच आपस में क्या हो जाती है, संधि हो जाती है रोहिलाओं और गढ़वाल और कुमाऊं के शासकों के बीच। तो रोहिला आक्रमण, गढ़वाल पर जो प्रथम रोहिला आक्रमण हुआ था वो किसके शासनकाल में हुआ था, प्रदीप शाह के शासनकाल में। अब जो नेक्स्ट शासक आता है वो आता है ललित शाह। ललित शाह जो शासक बनता है 1772 से लेकर 1780 तक इसका शासनकाल माना जाता है। ये पंवार वंश का 53वां राजा था। और ये किसका पुत्र था, तो प्रदीप शाह का ये पुत्र था। 53वें राजा के रूप में ये राज सिंहासन पर बैठता है। ललित शाह जैसे ही शासक बनता है तो उसके कुछ सालों बाद 1778 और 79 के पास ही क्या करता है, सिरमौर पर आक्रमण कर देता है। लेकिन सिरमौर आक्रमण ये पराजय हो जाता है। उसके बाद इसका कुमाऊं अभियान चलता है। एक्चुअली क्या होता है कि मैंने आपको चंद वंश में काफी डिटेल्स में बता रखा है। इसके आसपास चंद शासनकाल में क्या हो रहा था, ग्रह कलेश बढ़ गया था। इस समय जो ललित शाह का या ललित कुमार शाह का जो समकालीन चंद शासक था वो था राजा दीपचंद। दीपचंद और दीपचंद का दीवान था हर्षदेव जोशी। कहीं इसको हर्षदेव जोशी बताया गया है, हर्षदेव जोशी इसका दीवान था। अब एक व्यक्ति होता है राज दरबार में, मोहन सिंह रोतेला। मोहन सिंह रोतेला क्या करता है कि दीपचंद को और हर्षदेव जोशी को बंदी बना देता है, क्योंकि गृह कलेश तो चल ही रहा था चंद शासकों के यहाँ। तो मोहन सिंह क्या कर देता है, दीपचंद और हर्षदेव जोशी को बंदी बना देता है और मोहन चंद के रूप में खुद वहां पे शासक बन जाता है। अब हर्षदेव जोशी ये काफी दिमाग वाला आदमी था, ठीक है। हर्षदेव जोशी किसको पत्र लिखता है, ललित शाह को पत्र लिखता है और उसको कुमाऊं पर आक्रमण करने के लिए आमंत्रित करता है। तो ललित शाह को हर्षदेव जोशी ने कुमाऊं पर आक्रमण करने के लिए आमंत्रित किया। और फिर ललित शाह जब आक्रमण करता है वहां पर, तो बगवाली और पोखर नामक युद्ध होता है 1777 में। 1777 में कौन सा युद्ध होता है दोस्तों, बगवाली पोखर युद्ध।
तो ये बग्वाली पोखर युद्ध कुमाऊं और गढ़वाल सेनाओं के बीच लड़ा गया। कुमाऊं सेना का नेतृत्व तो इस समय कौन कर रहा था? मोहन सिंह रोतेला, जो कि मोहन चंद के नाम से शासक बना था। उसने दीपचंद को और हर्षदेव जोशी को बंदी बनाया हुआ था। तो मोहन चंद के रूप में ये क्या करता है? सेना का नेतृत्व करता है। वहां का ही शासक था उस समय, चंद वंश का शासक। और गढ़वाल की तरफ से सेना का नेतृत्व कौन कर रहा था? ललित शाह कर रहा था। तो इस युद्ध में ललित शाह की जीत होती है। और जब ललित शाह इस युद्ध में जीत जाता है तो वो क्या करता है? अपने पुत्र प्रद्युम्न शाह को कुमाऊं का शासक बना देता है। क्योंकि कुमाऊं किसने विजित कर लिया है? ललित शाह ने विजित कर लिया है। तो एग्जाम में बन सकता है कि कुमाऊं किसने विजित किया? तो ललित शाह ने किया। और ललित शाह ने कुमाऊं में अपने पुत्र प्रद्युम्न शाह को वहां पे प्रद्युम्न चंद के नाम से वहां पे शासक बना दिया। और प्रद्युम्न चंद का सेना दीवान कौन सा था? जो दरबार कुल मिला के राज कार्य जो संभालता था वो था हर्षदेव जोशी। हर्षदेव जोशी उसका विश्वसनीय पात्र बन गया था, क्योंकि हर्षदेव जोशी ने ही किसको बुलाया था युद्ध करने के लिए? ललित शाह को बुलाया था। अब ललित शाह की मृत्यु कैसी होती है? तो जब ये कुमाऊं अभियान से लौट रहा था तो दुलड़ी नामक स्थान पर इसने शिविर लगाया था। और वहां पे मलेरिया के कारण इसकी मृत्यु हो जाती है। तो मलेरिया के कारण किस शासक की मृत्यु हुई? ललित शाह की। ललित शाह के 4 पुत्र थे। कौन कौन थे? जयकृत शाह, प्रद्युम्न शाह, पराक्रम शाह और प्रीतम शाह। अब यहाँ पे क्या होता है कि इसकी मृत्यु के बाद गढ़वाल में भी गृह कलेश बढ़ने लग जाता है। गढ़वाल में गृह कलेश क्यों बढ़ता है? क्योंकि प्रद्युम्न शाह को तो ये पहले ही शासक नियुक्त कर चुका है। कहाँ का? कुमाऊं का। अब यहाँ पे गढ़वाल में इसका पुत्र जयकृत शाह क्या बन जाता है? गढ़वाल का राजा बन जाता है। अब प्रद्युम्न शाह वहां पे सोचता है कि मेरे को तो कुमाऊं दे दिया, लेकिन गढ़वाल का शासक तो मुझे बनना चाहिए था। इसलिए प्रद्युम्न शाह और जयकृत शाह के बीच में फिर से संघर्ष बढ़ने लगता है। और यहीं से कारण शुरू होता है कि गढ़वाल का जो परमार वंश था या जो पंवार वंश था वो बाद में कमजोर क्यों पड़ गया था? क्योंकि जब भी गृह कलेश बढ़ता है तो कहीं ना कहीं राज्य कमजोर हो जाते हैं दोस्तों। तो अब जानते हैं हम जयकृत शाह के बारे में। तो आप जैसे यहाँ तक आप समझ गए होंगे, ललित शाह की मृत्यु हो गई है। इसका एक पुत्र प्रद्युम्न शाह प्रद्युम्न चंद के रूप में वहां पे शासन कर रहा है कुमाऊं में। और इसका एक पुत्र अब यहाँ पे जयकृत शाह गढ़वाल का शासक बन जाएगा। तो जयकृत शाह 54वें राजा के रूप में इसने गद्दी संभाली। और इसका जो शासन काल माना जाता है 1780 से लेकर 1786 तक। जो ये जयकृत शाह था ये ललित शाह का ज्येष्ठ पुत्र था। तो उस हिसाब से गढ़वाल का राजा तो इसी को बनना चाहिए था। लेकिन प्रद्युम्न शाह क्या करता है? इसके विरुद्ध आक्रमण कर देता है। तो 1780 में प्रद्युम्न शाह और जयकृत शाह के बीच में पहला आक्रमण होता है। ये आक्रमण कहाँ होता है? पहले तो प्रद्युम्न शाह क्या करता है? देवलगढ़ को लूट देता है और उसके बाद वो श्रीनगर पर आक्रमण करता है। लेकिन इस युद्ध में ज्यादा कोई ऐसा क्या नहीं निकलता है, इसका निष्कर्ष नहीं निकलता है। प्रद्युम्न शाह फिर लौट जाता है कहाँ? कुमाऊं में। उसके बाद जो युद्ध होता है दोस्तों कपरोली का युद्ध 1785 में। इस युद्ध में ये भयंकर युद्ध होता है। इस युद्ध में एक और थी गढ़वाल सेना। गढ़वाल सेना का राजा कौन था? जयकृत शाह इसका नेतृत्व कर रहा था। और साथ ही साथ गढ़वाल सेना का जो साथ दिया वो दिया सिरमौर शासक जगत प्रकाश ने। दूसरी तरफ कौन था? वो था दोस्तों प्रद्युम्न शाह, प्रद्युम्न चंद के नाम से। वो ये किस सेना का नेतृत्व कर रहा था? कुमाऊं सेना का नेतृत्व कर रहा था। और प्रद्युम्न शाह का जो भाई था पराक्रम शाह, क्योंकि ललित शाह के कितने पुत्र थे? 4 पुत्र थे। तो पराक्रम शाह ने भी प्रद्युम्न शाह का ही साथ दिया दोस्तों यहाँ पे। और इस युद्ध में लेकिन क्या होता है? इस युद्ध में गढ़वाल सेना जीत जाती है। और जब गढ़वाल सेना जीत जाती है, गढ़वाल सेना विजयी रहती है, तो फिर प्रद्युम्न शाह को लौटना पड़ता है फिर से कुमाऊं में। और ये युद्ध भी श्रीनगर के समीप ही लड़ा गया था। उसके बाद प्रद्युम्न जो चंद था या प्रद्युम्न शाह हम उसको कह सकते हैं, एक्चुअली में प्रद्युम्न शाह ही था, लेकिन उस समय वो प्रद्युम्न चंद में इसलिए कह रहा हूं क्योंकि वो कुमाऊं में प्रद्युम्न चंद के नाम से ही वो शासन चलाता था। तो अब देखो जो प्रद्युम्न शाह था ये हार कहाँ मानने वाला था? इसने फिर क्या किया? हर्षदेव जोशी के साथ मिलकर दोबारा 1785 में ही आक्रमण किया। अब इस समय इन्होंने जोशियाणी कांड इसको कहा जाता है, क्योंकि जोशी जो हर्षदेव जोशी था इसने इस बार इतनी भयंकर लूट मचाई थी। पहले देवलगढ़ में, उसके बाद श्रीनगर गढ़वाल में इसने भयंकर लूट मचाई थी। तो गढ़वाल के कई हिस्सों में इतनी भयंकर लूट मचाई थी हर्षदेव जोशी ने, इसलिए इसको जोशियाणी कांड के नाम से जाना जाता है। तो गढ़वाल में जोशियाणी कांड कब घटा था? 1785 में हरदेव जोशी ने गढ़वाल पर आक्रमण किया और गढ़वाल के कई हिस्सों में लूटपाट और अत्याचार किए, जिसे जोशियाणी कांड के नाम से जाना जाता है। तो अभी भी देखो प्रद्युम्न शाह क्या कर रहा है? कई कोशिश कर रहा है कि मुझे गढ़वाल का क्या चाहिए, गढ़वाल का राज्य भी चाहिए, लेकिन अभी भी वो सफल नहीं हो पाया। उसके बाद दून पर द्वितीय क्या होता है? रोहिला आक्रमण। दून पर जो प्रथम रोहिला आक्रमण हुआ था वो प्रदीप शाह के शासनकाल में हुआ था।
इसके शासनकाल में। और इसके शासनकाल में इसलिए हुआ था क्योंकि उस समय जो चंद वंश का शासक था, कौन था उस समय? कल्याण चंद। तो कल्याण चंद पे पहले रोहिलों का आक्रमण हुआ, कल्याण चंद फिर शरण में जाता है प्रदीप शाह की, इसलिए वो प्रदीप शाह के खिलाफ भी रोहिला आक्रमण करते हैं। तो लेकिन दून पर जो दूसरा रोहिला आक्रमण हुआ वो 1786 में किसके शासनकाल में हुआ? जयकृत शाह के शासनकाल में। और इस समय जो रोहिला सरदार था वो था दोस्तों गुलाम कादिर। तो रोहिलाओं ने भी 1786 के आसपास गढ़वाल पर इन्होंने क्या किया? अत्याचार किया और लूटपाट की। और 1786 में ही किसकी मृत्यु हो जाती है दोस्तों? जयकृत शाह की मृत्यु हो जाती है। तो जयकृत शाह की मृत्यु हो गई। अब यहाँ पे गढ़वाल का जो राज सिंहासन है वो क्या है? रिक्त पड़ गया है। अब गढ़वाल का शासक कौन बनता है? प्रद्युम्न शाह। प्रद्युम्न शाह कुमाऊं का क्या था? राजा था। लेकिन कुमाऊं से वो लौट आता है जब वो देखता है कि गढ़वाल की जो राजगद्दी है वो रिक्त पड़ गई है, तो वो गढ़वाल आ जाता है और गढ़वाल का शासक बन जाता है। लेकिन गढ़वाल में भी इसका विरोध कौन करता है? इसका जो भाई था पराक्रम शाह। जबकि एक्चुअली पहले पराक्रम शाह ने इसका काफी साथ दिया था, लेकिन अब पराक्रम शाह भी खुद यहाँ पे शासक बनना चाहता था, तो इसलिए पराक्रम शाह ने इसका काफी विरोध किया। अब देखो, अब कुमाऊं में कौन राजगद्दी संभाल रहा है, ये मैंने आपको चंद वंश में काफी डिटेल्स में बताया है वैसे। तो वहां पे हर्षदेव जोशी ने स्वयं के हाथों में काज ले लिया था। राज्य के जो भी कार्यभार वो खुद संभाल रहा था। अब जो प्रद्युम्न शाह था ये बन जाता है गढ़वाल का शासक, और 1786 से लेकर 1804 तक इसने गढ़वाल का ये राजा रहा। और इसके शासनकाल की जो सबसे बड़ी घटना है दोस्तों वो है गोरखाओं का आक्रमण। तो प्रद्युम्न शाह कुमाऊं का राज छोड़कर 1786 में गढ़वाल का शासक बना। और प्रद्युम्न शाह गढ़वाल और कुमाऊं में शासन करने वाला ये पहला शासक था जिसने, देखो, इसने कुमाऊं में भी शासन किया और गढ़वाल में भी शासन किया। इसके शासनकाल में होता है गढ़वाल का प्रथम गोरखा आक्रमण। अब गढ़वाल का प्रथम गोरखा आक्रमण यानी गोरखाओं ने गढ़वाल पर प्रथम आक्रमण कब किया था दोस्तों? 1791 में कर दिया था, जब इन्होंने कुमाऊं को जीता था गोरखाओं ने। तो उसी समय उन्होंने यह सोचा था कि चलो हम यहाँ पे गढ़वालियों को भी, गढ़वाल के राजा को भी परास्त कर देते हैं। तो 1791 में प्रथम गोरखा आक्रमण होता है गढ़वाल में। इस युद्ध में हार जाता है कौन? प्रद्युम्न शाह। ये लंगूरगढ़ में होता है युद्ध, लंगूरगढ़, इसलिए इसको लंगूरगढ़ युद्ध के नाम से भी जाना जाता है। तो लंगूरगढ़ युद्ध कब लड़ा गया था? 1791 में। 1 वर्ष तक लंगूरगढ़ किले पर गोरखाओं ने घेरा डाल के रखा था, लेकिन उसके बाद महाराज प्रद्युम्न शाह के बीच गोरखाओं ने संधि कर ली और 3000 रुपए वार्षिक कर देकर संधि की। किसने? प्रद्युम्न शाह ने। प्रद्युम्न शाह को इनको क्या देना था? 3000 रुपए वार्षिक कर देना था गोरखाओं को। और इस संधि की जो पुष्टि नेपाल सरकार ने की थी वो कब की थी? 1992 में। तो गढ़वाल के साथ इनकी क्या हो गई है? संधि हो गई है गोरखाओं की। उसके बाद दोस्तों प्रद्युम्न शाह के शासनकाल में कुछ घटनाएं घटती हैं। प्राकृतिक त्रासदी से गुजरना पड़ता है गढ़वाल को, जिसके कारण क्या होता है? गढ़वाल का जो राजा है वो कमजोर हो जाता है, क्योंकि प्राकृतिक त्रासदी आती है इस समय। सबसे पहले 1795 में, संवंत 1851 से 1852 के आसपास ये गढ़वाल में भयंकर अकाल पड़ा था, और इसको दोस्तों इक्यावनी बावनी के नाम से भी जाना जाता है। इक्यावनी और बावनी इस नाम से क्यों जाना जाता है? इस गढ़वाल की भयंकर अकाल जब ये पड़ा था, इक्यावनी बावनी नाम से इसको क्यों जाना जाता है? क्योंकि ये संवत 1851 और 1852 के आसपास हुआ था, तो इसलिए इसको जाना जाता है इक्यावनी बावनी के नाम से। 1795 में ये गढ़वाल में भयंकर अकाल पड़ा था। उसके बाद 1 सितंबर 1803 में गढ़वाल पर सबसे बड़ा विनाशकारी भूकंप आता है गढ़वाल में, जिसकी तीव्रता क्या थी दोस्तों? 9.0 यानी 9.0 थी। किसकी? इस विनाशकारी भूकंप की तीव्रता। ये काफी तीव्रता का भूकंप था, जिसके कारण गढ़वाल में बहुत सारे लोग मारे जाते हैं इस विनाशकारी भूकंप के कारण। और इसका फायदा उठाते हैं गोरखा। गोरखा फिर क्या करते हैं? गढ़वाल पर जो अंतिम आक्रमण करते हैं गोरखा 14 मई 1804 को खुड़वड़ा नामक मैदान पर, जो कि देहरादून में स्थित है, यह युद्ध लड़ा जाता है। गढ़वाल सेना का नेतृत्व कौन करते हैं? प्रद्युम्न शाह करते हैं, जो कि अभी क्या है? गढ़वाल के राजा हैं प्रद्युम्न शाह। और यहाँ पे गोरखाओं के बीच युद्ध लड़ा जाता है। इस युद्ध में गोरखा विजित होते हैं, प्रद्युम्न शाह यहाँ पे वीर गति को प्राप्त हो जाता है। और इस युद्ध के बाद गढ़वाल पर भी किसका अधिकार हो जाता है? गोरखाओं का अधिकार हो जाता है। यहाँ पे एक और बात ध्यान रखने वाली बात है। देखो कारण क्या था? कारण, एक तो सबसे बड़ा कारण यह था कि गढ़वाल में
प्राकृतिक त्रासदी आई थी, उस समय बहुत सारी आपदाएं आई थी। और यहाँ तक कि आपको बता दें, प्रद्युम्न शाह के पास मतलब राजकोष बिल्कुल इसका रिक्त हो गया था और युद्ध लड़ने के लिए इसको अपना राज सिंहासन सहारनपुर में बेचना पड़ा था। तो ऐसा शासक जिसको युद्ध लड़ने के लिए अपना सिंहासन तक बेचना पड़ा था दोस्तों, वो था प्रद्युम्न शाह। तो इतनी बुरी स्थिति उस समय गढ़वाल की, और इसी का फायदा उठाया गोरखाओं ने। तो सबसे मेन कारण क्या था, एक तो प्राकृतिक त्रासदी थी और दूसरा कारण था गृह कलेश। ललित शाह के ही शासनकाल में यहाँ पे क्या होने लग गया था, गृह कलेश बढ़ने लग गया था। तो ये प्रमुख क्या थे, कारण थे। और साथ ही साथ उच्च जो पदाधिकारी थे गढ़वाल में, उनके आपसी मतभेद होने लग गए थे, और इसलिए सबसे बड़ा ये कारण था। ये 3 प्रमुख कारण मैंने आपको बता दिए हैं, इसलिए यहाँ पे गोरखाओं ने आसानी से प्रद्युम्न शाह को पराजित कर दिया था। तो प्रद्युम्न शाह इस युद्ध में क्या हो जाता है, वीरगति को प्राप्त हो जाता है। और उसके बाद 1804 में गोरखा यहाँ पे क्या करते हैं, अधिकार कर लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ तक यानी श्रीनगर तक देखो, अभी तक श्रीनगर राजधानी थी इन सभी राजाओं की। अजयपाल से लेकर हमने शुरुआत की थी। श्रीनगर जो राजधानी बनाने वाला पहला शासक था वो था अजयपाल, और अंतिम शासक जिसकी राजधानी श्रीनगर गढ़वाल थी वो था दोस्तों प्रद्युम्न शाह। ये भी आपको नोट करना है। और इसके बाद जो हम नेक्स्ट क्लास में जानेंगे वो हम टिहरी रियासत के बारे में अलग से पढ़ेंगे। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको यहाँ तक क्लियरली समझ में आ गया होगा। फिर भी यदि आपका कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और इसका डिटेल्स नोट्स आपको मिल जाएगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। आपको हमारी ई बुक मिल जाएगी, उसमें इसके डिटेल्स नोट्स मिल जाएंगे विद MCQ। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी, और वीडियो अच्छी लगी और ये सीरीज पसंद आ रही है तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।